शाम के वक्त अदनान घर आया तो मदीहा सोफिया के कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो आ गया है। अदनान ने भी हॉल में बैठे सभी को सलाम किया और सबने उससे उसका हाल चाल पूछा, क्योंकि मदीहा ने सबको उसके देर से उठने पर कह दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी किसी ने भी घर वालों को कुछ नहीं बताया कल रात के बारे में, क्योंकि अदनान नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसे गोली लगी है। उसे नहीं पसंद था कि लोग उसकी फिक्र करें। वो अपने कमरे में आया तो वो खाली था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो जरूर सोफिया के पास होगी, इसलिए वो भी चुपचाप कपड़े बदलकर कुछ डॉक्यूमेंट लेकर सोफे पर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मदीहा जब कमरे में आई तो सबसे पहले उसी नजर अदनान पर गई। वो उसे वहां बैठा देख चौंकते हुए पूछती है, आप अब आए? अदनान बिना उसकी तरफ देखे अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहता है, जब आप हमारा इंतजार करेंगी तब आपको पता चलेगा ना कि हम हैं या नहीं। मदीहा उसकी बात सुनकर वही बेड पर बैठते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, वो मैं सोफिया के पास कुछ पूछने गई थी। अदनान इस बार उसकी तरफ देखकर, अच्छा इसका मतलब इंतजार कर रही थी मेरा? मदीहा झेंपते हुए, वो मैं हाँ, आप मेरे लिए केक नहीं लाए? उसकी बात सुनकर वो चिढ़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ अपने केक का इंतजार था? हाउ सेल्फिश कपकेक। वही टेबल पर रखा है, जाओ ले लो। उसकी बात सुनकर वो खुशी से उचकते हुए वहां टेबल के पास जाती हैं तो वहां केक रखा था। वो खुशी से उसे उठाकर खाने लगती है। अब उसे याद ही नहीं था कि अदनान वहां मौजूद भी है। एक बड़ा पीस खाने के बाद वो दूसरा स्लाइस काटने ही वाली थी कि तभी अदनान वहां आकर उसके हाथ से केक लेते हुए कहता है, बस अब नहीं। मदीहा चिढ़कर, क्यों, अभी तो थोड़ा सा खाया है और चाहिए मुझे। इतना कहकर वो उसके हाथ से केक लेने की कोशिश करने लगती है, पर यह मुमकिन नहीं हो सका, हाइट का फासला ही इतना था। अदनान सख्त आवाज में, मैंने कहा ना नहीं, बस अब चुपचाप नीचे चलो, डिनर का टाइम हो गया है, खाना खाने की भी जगह होनी चाहिए पेंट में। मदीहा मासूम सा मुंह बनाते हुए, प्लीज थोड़ा सा। अदनान, आई सेड नो। मदीहा मुंह बनाकर बेड से अपना दुपट्टा उठाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। अदनान भी उस केक को वहीं रखकर उसके पीछे जाता है। वह लोग नीचे आते हैं, तब तक खाना पहले ही लग चुका था और बाकी सब भी वहीं मौजूद थे। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और खाने के बाद हॉल में बैठकर हल्की फुल्की बातों का दौर शुरू हो जाता है। अदनान भी वही बैठा अजहर से कुछ बिजनेस डील से रिलेटेड बातें कर रहा था और मदीहा सोफिया और उम्मीद के साथ अपनी गॉसिप में बिजी थी। ऐसे ही थोड़ी देर में सोने का टाइम हो जाता है तो सब अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। मदीहा और अदनान भी अपने कमरे में आते हैं। वो आज काफी थक चुकी थी, इसलिए सीधा बेड की तरह जाने लगती है तो अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। मदीहा, क्या है, सोना है? मैंने, छोड़ो मुझे। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, सोना नहीं है बल्कि जाना है। मदीहा नासमझी में, जाना है? कहाँ जाना है? अदनान उसका हाथ पकड़कर साइड टेबल से अपनी कार की चाबियां उठाता है और बाहर की तरफ उसे ले जाते हुए कहता है, आज मेरा मन अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का है, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़कर कहती है, हमसे क्या मतलब है आपका? मैं कहीं नहीं जा रही। इस दिसंबर की ठंड में आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है? पागल हो गए हैं आप? चलिए ना, हम आराम से सोते हैं, मुझे वैसे ही नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, तुम चुपचाप चल रही हो या नहीं? क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए तो मैं तुम्हें सारी रात सोने भी नहीं दूंगा और तुम्हें जगाए रखने के मेरे अपने तरीके हैं, सोच लो। उसकी धमकी का मतलब वो बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, चलते हैं ना। लॉन्ग ड्राइव पर बड़ा मजा आएगा। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर में वो लोग कार में थे। अदनान ड्राइव कर रहा था और मदीहा साइड में पैसेंजर सीट पर बैठी बाहर की तरफ देखकर उल्टे पुल्टे मुंह बनाते हुए उसे कोस रही थी। वो अपने मन में ही कहती हैं, या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया मुझे इतनी ठंड में, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या मुसीबत है यार। अदनान बिना उसे देखे ड्राइव करते हुए कहता है, ज्यादा अपना छोटा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है। लड़कियां मरती है ऐसे शौहर के लिए।
मदीहा उसकी बात सुनकर खुद से ही धीरे से कहती है, घंटा रोमांटिक पता नहीं कहाँ खाली सड़कों पर पागलों की तरफ गाड़ी चला रहे हैं। जबरदस्ती की लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। इससे अच्छा तो कहीं आइसक्रीम खिला देते। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब भाई आइसक्रीम फेवरेट थी उसकी। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक उसकी नज़र बाहर की तरफ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो लोग शहर से काफी दूर आ गए हैं। अदनान पिछले 1 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था। वो लोग अब एक खाली जगह पर थे जहां आसपास दूर दूर तक ना कोई घर था, ना कोई पेड़ और ना ही कोई सड़क। यह एक बंजर जमीन थी और अदनान अभी भी गाड़ी चला रहा था। यह देखकर वो जरा डरते हुए पूछती है, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं है। उसे डरता देख अदनान बिल्कुल सीरियस आवाज में ड्राइव करते हुए कहता है, यहाँ पास में एक अबेंडेंड गोस्ट हाउस है, तुम्हें वही लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर वो एकदम सीट से चिपक कर डरते हुए कहती है, क्या डॉट पर? क्यों डॉट? मैंने क्या किया डॉट? डॉट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉट? यह कहते हुए वो बस रोने ही वाली थी कि तभी अचानक अदनान कार रोक देता है। कार रुकते ही वो आसपास देखती हैं, पर वहां कोई घर रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई पेड़, ना कोई जानवर। यह एक बंजर भूमि थी। मदीहा को अब और डर लग रहा था। वो अदनान को देखकर घबराते हुए कहती है, सब समझ गई हूँ मैं डॉट। आप मुझे यहाँ पर मार कर दफनाना चाहते हैं ना, ताकि किसी को मेरी बॉडी तक ना मिले डॉट। आपको मैं जानबूझकर परेशान करती हूँ डॉट, आप इसलिए कर रहे हो ना ऐसा? अदनान चुपचाप बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। जब वो चुप हो गई तो वो बड़े रिलैक्स होकर कहता है, हो गया डॉट? और कुछ बकवास बची है डॉट? उसके रिएक्शन पर वो और ज्यादा डरते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे मार कैसे सकते हैं? और आप मुझे ऐसी बुरी सी जगह मार कर दफना देंगे? कम से कम जगह तो अच्छी देख लेते। देखिए मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझे मारा ना तो डॉट, तो मैं ना भटकती आत्मा बनकर आपका खून चूस लूंगी। अदनान अभी भी इरिटेटिंग एक्सप्रेशन के साथ उसकी बिना सिर पैर की बातें सुन रहा था, पर उसे कुछ ना कहता देख वो आगे कहती है, और देखिए ना मैंने कितने बुरे कपड़े पहन रखे हैं। मरने के बाद तो मैं इन्हें कपड़ों में भटकती रहूंगी, कितनी बुरी लगूंगी। प्लीज अभी ना मारिए मुझे, मैं कोई बदसूरत भूत नहीं बनना चाहती। उसकी इतनी इलॉजिकल बातें सुनकर अब अदनान का सब्र जवाब दे गया था। वो जरा तेज आवाज में कहता है, चुप, कितना बोलती हो तुम? मदीहा उसकी बात काटते हुए लगभग रोते हुए कहती है, अब मैं बोलूं भी ना आप मेरा यहाँ कत्ल कर दो, और मैं बोलूं भी ना। वाह है। अदनान हल्का गुस्से में, तुम चुप हो रही हो या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊं? देखो मैं बता रहा हूँ, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा तुम्हें यहाँ से, इसलिए एकदम चुप, समझी डॉट? मदीहा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तो अदनान पूछता है, क्या समझी डॉट? मदीहा डरते हुए, यही कि अगर जिंदा बची तो जिंदगी में दोबारा कभी आपके साथ किसी लॉन्ग या शॉर्ट ड्राइव पर भी नहीं आऊंगी। उसकी यह बात सुनकर अदनान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अभी गाड़ी से बाहर पटक दे, पर अफसोस यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। दिल के हाथों मजबूर जो दे हमारे अदनान मियां। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेता है और दोबारा उसे घूरते हुए कहता है, उतरो। यह सुनकर मदीहा अपनी सीट से बुरी तरह चिपकते हुए कहती है, ताकि आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाए, कभी कभी नहीं। मैं नहीं उतारूंगी। अदनान इस बार जरा सख्त लहजे में, मैं तुम्हें ना तो छोड़कर जा रहा हूँ और ना ही तुम्हारा कत्ल करने वाला हूँ, इसलिए चुपचाप उतरो। मदीहा, अब कत्ल करने वाला यह थोड़ी ना बोलेगा कि वह कत्ल करने वाला है। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी? कभी नहीं। अब अदनान के जैसे सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो इतनी देर से उसकी बकवास सुन रहा था, अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो इस बार जरा तेज आवाज में कहता है, अगर मुझे तुम्हारा कत्ल करना होगा तो मैं यहाँ भी कर दूंगा, और अगर अब तुम नहीं उतरी तो शायद कर भी दूं, इसलिए चुपचाप गाड़ी से उतरो। यह सुनकर अब मदीहा भी समझ गई थी कि उसका गुस्सा बहुत हाइपर है, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है। उसके उतरने के बाद अदनान भी गाड़ी से उतरता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है। मदीहा मसलसल आसपास देख रही थी जहां सिर्फ वीराना पड़ा हुआ था। यह सब देखते हुए वो खुद में सोचती है,
अम्मी अब्बू सही कहते थे, स्कूल टाइम पर कराटे सीख लेनी चाहिए थी, आज शायद ज़रूरत पड़ जाती। अगर इस आदमी ने मुझे मार दिया तो मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, इतने हट्टे कट्टे हैं, उनके कंधे तक तो आती नहीं हूँ, क्या खाक लड़ाई कर पाऊंगी मैं। बस मदीहा सिद्दीकी का तो इस दुनिया को अलविदा कह दो, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म, अब तो तुम्हें 2 गज ज़मीन के नीचे दफनाना ही बचा है बस। यह सब बड़बड़ाते हुए वो अदनान के साथ खींची चली जा रही थी, पर कुछ देर बाद वो लोग एक अलग जगह पर आकर रुकते हैं और सामने का हाल देखकर मदीहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अदनान मदीहा का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा था और वो चुपचाप चली भी जी रही थी, पर आसपास का अंधेरा उसे बहुत डरा भी यहाँ था कि अचानक वो लोग एकदम से रुक जाते हैं और सामने का नज़ारा देखकर तो जैसे मदीहा की आंखें हैरानी से बाहर आने लगी, क्योंकि वहाँ था ही कुछ ऐसा, वो बस मुंह खोलकर सामने देख रही थी, क्योंकि वहाँ सामने एक बड़ा सा हॉट एयर बलून था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, चारों तरफ से फूलों से वो दिखने में भी काफी बड़ा था और उसमें कई सारी लाइट्स जल रही थी, यह बिल्कुल फेरी टेल जैसा था। वहाँ कुछ फॉरेनर्स की टीम भी थी, क्योंकि यह हॉट एयर बलून राइड इंडिया में कहीं नहीं होती। अदनान ने स्पेशली इन्हें बाहर से बुलाया था, यह कुछ 6 लोगों की टीम थी जो इस पूरी राइड को मैनेज करने वाले थे। उनमें से एक आदमी जो करीब 40 से 45 साल का था और सबका हेड भी था, वो अदनान को देखकर आगे आता है और उससे हाथ मिलाया है, तो अदनान पूछता है, इज एवरीथिंग रेडी? आदमी, यस सर, यू गाइस आर रेडी टू फ्लाई, एवरीथिंग इज डन। अदनान उसकी बात सुनकर दोबारा जरा सख्त आवाज में, सेफ्टी मैनेजमेंट आर डन? आदमी, यस सर, यू डोंट हैव टू वरी, वी हैव चेक्ड एवरीथिंग ट्वाइस। उसकी बात सुनकर अदनान हमें सिर हिलाता है और मदीहा की तरफ देखता है, जो अभी भी मुंह खोले बस हॉट एयर बलून को देखे जा रही थी। यह सब तो उसने अपनी किताबों में पढ़ा था, बिल्कुल फेरीटेल की तरफ बेहद खूबसूरत। अदनान उसे ऐसे खोए हुए देखकर पुकारता है, कपकेक। उसकी आवाज सुनकर वो होश में आती है और एक नज़र अदनान को देखकर दोबारा बलून को देखकर कहती है, वाओ इट्स सो मैजिकल, यह क्या है अदनान जी? उसका रिएक्शन देखकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, इट्स टाइम फॉर सम एडवेंचर स्वीटहार्ट। यह कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस बलून के पास ले जाता है, तो वहां से लैडर थी, वो मदीहा को इशारा कर कहता है, चढ़ो। यह सुनकर वो तुरंत उस पर चढ़कर उस बैलून के अंदर जाती हैं और अदनान भी उसके पीछे उस पर चढ़ता है। यह बाहर से जितना दिखने में यूनिक था, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा मैजिकल और ब्यूटीफुल था। मदीहा घूम घूम कर सब देख रही थी, तभी अदनान उसको कुछ इशारा करता है और वो आदमी अदनान को थम्स अप दिखाता है और कुछ ही मिनटों में वो हॉट एयर बलून हवा में धीरे धीरे उड़ने लगता है। यह देखकर मदीहा डरते हुए फौरन अदनान की बाजू पकड़ लेती है और डरते हुए कहती है, यह तो ऊपर जा रहा है, अगर यह ऊपर जाकर फट गया तो? अदनान उसे खुद से जरा दूर कर दोनों बाजू से पकड़कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कपकेक, इसका अलग मैकेनिज्म्स है, समझी, सो जस्ट एंजॉय। उसकी बात सुनकर वो भी जरा रिलैक्स होती है। अब तक वो बैलून बिल्कुल हाइट तक पहुंच गया था और वहां से पूरा दिल्ली शहर दिख रहा था जो लाइटों से जगमगा रहा था। मदीहा यह सब देखकर बहुत खुश हो गई थी, वो अपने हाथ हवा में मिलाकर मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो अदनान के पास आकर मासूमियत से पूछती है, अदनान जी, क्या हमारा घर भी दिख रहा होगा यहाँ से? अदनान उसके बचकाने सवाल पर हल्का सा सिर पर मारते हुए कहता है, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वो नहीं दिखेगा। उसकी बात सुनकर वो अजीब तरह से मुंह बनाती है और फिर दोबारा चहकते हुए सब कुछ दोबारा देखने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिसके लिए अदनान कुछ भी कर गुजर सकता था। यहाँ तक कि उसने सिर्फ उसकी खुशी के लिए इंडिया के बाहर से करोड़ों रुपए खर्च कर यह सब कुछ अरेंज किया था। वो मुस्कुराते हुए उसे ही निहार रहा था और मदीहा चहकते हुए इस पास देख रही थी। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो बस नीचे देख रही थी जहाँ बस घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। अदनान अभी उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट में खोई हुई थी कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ में बांधी घड़ी पर जाती है, जिसमें 11:59 हो रहे थे। यह देखकर वो मदीहा के पास जाता है और पीछे से उसे बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए खड़ा हो जाता है। वही मदीहा जो अभी अपनी मस्ती में मस्त थी, वो उसके इस तरह छूने और करीब आने पर बिल्कुल सिहर जाती है। तभी अदनान उसके कान में आहिस्ता से कहता है, हैप्पी बर्थडे कपकेक। यह सुनते ही जैसे वो होश में आती है
और हैरान होकर फौरन अदनान की तरफ पलट कर देखती हैं, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अब उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है, इसका मतलब यह सब कुछ उसने उसे सरप्राइज देने के लिए करा था। वो हैरान होते हुए कहती है, आपको याद था डॉट? यह उसने इसलिए पूछा था क्योंकि वो खुद भूल चुकी थी। वहीं अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यह दिन कैसे भूल सकता हूँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इस दिन मेरी कपकेक इस दुनिया में आई थी, इस दिन मैंने पहली बार उसे देखा था, उसे छुआ था। मदीहा बस उसे हैरान आंखों से देख रही थी। आज उसे अदनान की आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रही थी और वो थी पाक मोहब्बत। वही अदनान उसका चेहरा अपने हाथों से थामते हुए हल्का मुस्कुराकर कहता है, पता है कितना खुश था मैं जब तुम इस दुनिया में आई थी। मुझे लगा था जैसे मुझे कोई कंप्लीट करने वाला आ गया। जब तुम चाची के पेट में थी तब अम्मी कहती थी कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने कोई फेरी बनाई है, और फिर तुम्हारा बर्थ हुआ और जैसे सब कुछ हकीकत लगने लगा मुझे। वो परियों की कहानियां, फेरी टेल्स, एवरीथिंग सीम्स सो रियलिस्टिक मे बी, क्योंकि मेरे पास भी एक फेरी थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगी जब तुम आई, और तब से ही मुझे पता था कि तुम मेरे लिए आई हो, तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। यू बिलोंग्स टू मी। तुम्हें पता है जब कोई तुम्हें देखता है, तुमसे बात करता है, तुम्हें छूता है, कितनी तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दिल निकाल रहा हो। इट्स फील्स लाइक समवन इन स्नैचिंग माई हार्ट अवे। मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर मदीहा बस हैरान आंखों से उसे देख रही थी। वो उसे पुकारती है, अदनान जी। अदनान उसकी बात बीच में काटकर आगे कहता है, ऐसे चे आज नहीं कपकेक, आज सिर्फ मैं कहूंगा। आज तुम वो सब सुनोगी जो मैं ना जाने कब से कहना चाहता था। तुम्हें पता है जब तुम मुस्कुराती है तो मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जब तुम रोती हो तो मेरी आंखों से भी आंसू गिरते हैं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे अगर मेरी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो अदनान जिंदगी एक पल जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, जानता हूँ कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, कभी कभी सख्ती से पेश आता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि तुम जरा समझदार बनो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनूँ, तुम्हारा सुकून बनूँ, तुम्हारी ताकत बनूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, और जानती हो कि मैं ऐसा क्यों महसूस करना हूँ डॉट? उसकी बात सुनकर मदीहा जो नमा आंखों से उसे देख रही थी ना मैं सिर हिला देती है, तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गुनाह हो गया है मुझसे। जानती हो कौन सा गुनाह डॉट? मदीहा दोबारा ना में सिर हिलाती है तो अदनान उससे एक कदम दूर होकर अपने हाथ हवा में फैलाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मोहब्बत करने का डॉट। आज मैं अदनान सिद्दीकी अपने होशोवास में यह कबूल करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत करने का गुनाह हो गया है और मैं ताउम्र तुम्हारी मोहब्बत में उम्र कैद की सजा चाहता हूँ। आई लव यू कपकेक। आई लव यू फॉरएवर एंड एवर। आई लव यू इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर द हियर आफ्टर। अदनान सिद्दीकी लव्स यू मदीहा। अदनान सिद्दीकी डॉट। मदीहा हैरान आंखों से उसे देख रही थी और कुछ आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके गालों तक आ गए थे। कहते हैं मर्द इजहार करना नहीं जानते, पर आज अदनान सिद्दीकी ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। वो अभी भी उसे ऐसे ही हैरानी से देखा रही थी कि तभी अदनान उसके नजदीक आकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, देख लो, यह इजहार जमीन पर नहीं आसमान में किया गया है। उसकी यह बात सुनकर मदीहा की आंखें कुछ और हैरानी से बड़ी हो जाती है जब उसे कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले मदीहा बेड पर बैठी कोई रोमांटिक किताब पढ़ रहा था और अदनान उसी के बगल में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वो बिना उसकी तरफ देखे अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए सार्कास्टिक वे में पूछता है, यह जो तुम 24 घंटे बेफिजूल किताबें पढ़ती रहती हो, कुछ समझ भी आता है डॉट? मदीहा उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, हाँ सब समझ आता है। आपको क्या पता फिक्शनल मैन कितने अच्छे होते हैं। आपको पता है मैं यह जो किताब पढ़ रही हूँ इसमें हीरो हीरोइन को समुद्र किनारे कितने मैजिकल वे में प्रोपोज करता है। हाउ रोमांटिक। अदनान, ठीक है फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्रोपोज कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़कर कहती है, प्रोपोज शादी से पहले करते हैं, और वैसे भी मैं आपको इस धरती पर तो कभी हाँ नहीं कहने वाली। मेरी हाँ सुनने के लिए तो आपको मुझे आसमान में ही प्रोपोज करना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो जोर से हंस देती है। फ्लैशबैक एंड।
मदीहा अभी भी हैरानी और नमा आंखों से अदनान को देख रही थी। तभी वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और अपने एक घुटने पर बैठकर वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक बहुत खूबसूरत और महंगी डायमंड रिंग थी। वो मदीहा को देखकर दोबारा कहता है, मुझे पता है हमारी जिंदगी में यह जरा उल्टा हो रहा है, पहले शादी हुई और अब प्रपोजल पर कोई बात नहीं, मैं इसे भी काफी खूबसूरत बना सकता हूँ। तो बताएं मिसेस सिद्दीकी, आप अपनी पूरी जिंदगी अपने इस रूड खड़ूस स्ट्रिक्ट अकड़ू चंगेज खान बदतमीज और घमंडी हस्बैंड के साथ बिताएगी। वो कहकर अपनी आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत लिए उसे देख रहा था, पर मदीहा वो खामोश थी। उसने इतनी देर से कुछ नहीं बोला था। कुछ देर बाद वो नमा आंखों से कहती है, आपको पता है मोहब्बत बहुत खतरनाक होती है, पर उससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक होता है और वो है आदत, और मुझे आपकी आदत हो गई है। मोहब्बत का तो पता नहीं, पर इस आदत के चलते मैं अब आपसे कभी दूर नहीं जा पाऊंगी। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा कर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है और अदनान उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और सुकून से उसे देखने लगता है। तो मदीहा आगे कहती है, अब पहना भी दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यह रिंग किसी से उधार लेकर आए हो और वापस करने जाना हो, इसलिए मुझे नहीं पहना रहे। उसकी बात अदनान अपना सिरना में हिला देता है और उसे वो रिंग पहनाता है। वो अब समझ गया था क्या लड़की उसकी फीलिंग का कचरा किए बिना नहीं मान सकती। वो उसे रिंग पहनाकर खड़ा होता है और प्यार से उसे देखने लगता है। उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त कर मदीहा की आंखें अपने आप झुक जाती है और वही उसे ऐसे शर्माता देख अदनान उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसके होंठों पर अदनान के सख्त होंठ थे और वो उसे प्यार से किस कर रहा था। इस किस में सिर मोहब्बत और इज्जत थी, ना कोई हवस थी, ना कोई डिजायर। वो काफी देर तक उसे चूमता रहा और जब मदीहा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसने उसे खुद से दूर किया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वो शांत हो गई, पर अभी भी उसके सीने से लगी रही। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के आगोश में कुछ वक्त तक खड़ा रहा। दोनों के बीच खामोशी थी, इजहार हो चुका था। हाँ, एक तरफा ही सही पर हुआ तो था। कुछ दूरियां मिट गई थी, कुछ करीबियां आ गई थी। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि अदनान का फोन बजा। उसने मदीहा को जरा दूर कर फोन उठाया और कुछ बात करने के बाद फोन काटकर मदीहा से कहता है, अब हमें नीचे जाना है, घबराना मत, बलून अपने आप नीचे जाएगा, ओके। उसकी बात वो हाँ में सिर हिला देती है और देखते ही देखते कुछ देर में वो लोग नीचे थे। अदनान सिक्योरिटी टीम के हेड से कुछ बात कर रहा था और मदीहा दूर खड़ी उसे निहार रही थी। आज वो उसे चिढ़ते हुए नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी आंखों में कुछ अनकहे जज्बात लिए देख रही थी। यह आदमी उसे कभी समझ नहीं आ सकता, वो उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें यूं ही आसानी से कर जाया करता था। वो बड़े प्यार से कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथ में पहनी खूबसूरत सी अंगूठी को जो उसके शौहर ने उसे इतनी मोहब्बत से दी थी। वैसे तो वो उसके लिए बहुत से गिफ्ट लाता रहता था, पर यह निकाह के बाद वो पहला तोहफा था जो उसने उसके शौहर की हैसियत से दिया था। इसकी तुलना बाकी किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। अंगूठी को देखकर ही यह बताना मुश्किल नहीं था कि उसकी कीमत करोड़ों में होगी। वो अपने आप दिखने में ही अपनी कीमत बता रही थी। वो अभी अदनान को ही देख रही थी कि उसी सिक्योरिटी टीम में से एक लड़की जो दिखने में इंडियन लग रही थी उसके पास आकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, हैप्पी बर्थडे एमएम। मदीहा मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया करती हैं तो वो आगे कहती है, वैसे बहुत लकी है आप, मैंने आज तक ऐसे हस्बैंड को नहीं देखा। आपके शौहर ने यह सब कुछ इतना अर्जेंटली अरेंज करवाया सिर्फ आपके लिए। ऐसे हस्बैंड तो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, पर आपको हकीकत में मिल गए। उसकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए कहती है, आज से पहले मुझे भी यही लगता था कि सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, पर अब अपनी आंखों से सामने देख रही हूँ तो लग रहा है कि हकीकत भी कहानियों से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। उसकी बात सुनकर वह लड़की भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मदीहा हाँ में सिर हिलाकर उसे मंजूरी देती है तो वो लड़की आगे कहती है, जिंदगी में सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, अगर कोई साथ देने वाला मिले तो उसे संभाल कर रखना चाहिए हिफाजत से, और मुझे लगता है आपके साथ देने वाला मिल गया है तो आप भी हिफाजत से रखिएगा। उसकी बात सुनकर मदीहा कहती हैं, जी अब तक शायद इस बात पर गौर नहीं करा, पर अब जरूर रखूंगी। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें करते हैं। तब तक अदनान मदीहा के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहता है,
चलो अब घर जाना है, थक गई होगी तुम और अल एग्जाम भी है। उसकी बात सुनकर मदीहा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और अदनान उसे लेकर गाड़ी के पास आता है और उसे ठीक से बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट कर घर की तरफ मोड़ देता है। इस बीच मदीहा अभी भी एकटक उसे देख रही थी। आज उसका मन ही नहीं चाह रहा था अदनान से नजरें हटाने का। इधर मिर्जा अपने घर में स्विमिंग पूल के पास लगी चेयर पर बैठा एक के बाद एक ग्लास शराब पिए जा रहा था। तभी वहां पवन आता है और जरा घबराते हुए कहता है, सर चलिए बहुत रात हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। यह सुनकर मिर्जा जो ग्लास पी रहा था वो तेजी से उसकी तरफ मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अब तुम हमें बताओगे हमें क्या करना है, करें, औकात क्या है तुम्हारी। वो तो पवन साइड हट गया वक्त रहते, वरना उसके लिए मसला हो सकता था। मिर्जा, मैंने तुमसे उस लड़की का पता करने के लिए कहा था, इन्फॉर्मेशन मिली उसकी। पवन जरा डरते हुए, नहीं सर, वो दरअसल वहां कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था और हमारे पास उस लड़की की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना ही पता है कि वह कैसी दिखती है, ना ही पता है कि कहां से आई है, और अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चला, इसलिए हम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए। पर हाँ, इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह जरूर कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होगी। मिर्जा गुस्से में, तुम सब किसी काम के नहीं हो। 2 दिन, अगर 2 दिन में तुम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए तो खुद लापता हो जाओगे, समझे। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से। उसका गुस्सा देखकर पवन फौरन वहां से चला जाता है। अब उसे मरना थोड़ी ना था। इधर उसके जाने के बाद मिर्जा मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, कौन हो तुम, कहाँ हो, मुझे नहीं पता, पर अब तुम मुझे चाहिए। पहले सोचा था कि एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाऊंगा, पर अब नहीं, अब तुम्हारी वो मासूमियत मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए। इतना कहकर वो दोबारा शराब को गले से लगा लेता है। वो अनजाने में अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे इसकी खबर नहीं थी। इधर सिद्दीकी हवेली में रियान अभी तक सोया नहीं था। रात का 1 बज चुका था, पर वो अभी भी अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आता है। वह यास्मीन का व्हाट्सएप देखता है तो वो अभी भी ऑनलाइन थी। यह देखकर उसका माथा ठनक जाता है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हद है, यह लड़की अभी भी किसी से बात कर रही है, सोना नहीं है क्या इसे। पता नहीं क्यों, पर उसे अजीब सी चिढ़ हो रही थी यह सोचकर भी कि यास्मीन किसी से बात कर रही है। इस वक्त वह उसे मैसेज भेजने की सोचता है, पर फिर उसे ठीक नहीं लगता, इसलिए गुस्से में अपना फोन साइड में बेड पर पटक कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। पर मजाल है जो उसे नींद आ जाए। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब भाई रियान मियां को यह मसला था कि यास्मीन इस वक्त फोन चला रही हैं, पर वो यह भूल गए थे कि वो खुद भी तो इस वक्त फोन चला रहे थे। मतलब अजीब है यह भी। अदनान की कार घर के बाहर आकर रुकी तो उसने पैसेंजर सीट पर बैठी मदीहा की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो पहले खुद खाड़ी से उतरता है और फिर दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर बड़े ध्यान से उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर जाने लगता है। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे तो किसी का हॉल में मौजूद होना मुमकिन नहीं था। वो उसे लेकर सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाता है और उसे बड़े ध्यान से बेड पर लेटाकर सारी लाइट्स ऑफ कर खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है और फिर हल्का सा उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भरकर निहारने लगता है। वो मासूम सी लड़की जो उसके कंधे तक नहीं आती थी पर सिर पर सवार रहती थी, और वो भी उस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो चुका था। अब उसके लिए हर चीज मदीहा से शुरू होकर उस पर ही खत्म होती थी। वो उसे निहारते हुए ही कहता है, सोचा था कि पहले इजहार तुम्हारे होठों से सुनूंगा, पर अफसोस तुम इतनी बेवकूफ हो कि अगर तुम्हें एहसास ना कराता तो उम्र निकल जाती मेरी, पर तुम्हारा इंतजार नहीं सुन पाता। पर अब यह जानता हूँ कि तुम भी जल्द ही अपने होशोवास में कबूलोगी की मोहब्बत है तुम्हें भी मुझसे। यह कहकर वो हल्का सा झुककर उसके होठों पर हल्का सा किस कर उसे अपनी अंदर बिल्कुल भींच लेता है और जल्दी ही उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह 6 बजे मदीहा की आंख खुली तो उसे सबसे पहले अपने सामने अदनान का चेहरा दिखा जो पेट के बल लेटा गहरी नींद में था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और इस वक्त वो कोई चॉकलेटी बॉय लग रहा था जिस पर कोई भी फ्लैट हो जाए। वो रात में मदीहा को निहारते निहारते काफी लेट सोया था, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली थी आज, वरना वो 5 बजे ही उठता था।
उसे देखते हुए ही मदीहा को पिछली रात की वो सारी बातें याद आने लगी और उसके गाल गुलाबी होने लगे। उसने उठना चाहा तो उसे अपनी कमर पर मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसने नजरें नीची कर देखा तो अदनान ने नींद में भी एक हाथ से उसकी कमर पर कब्जा कर रखा था। उसने पहले आहिस्ता से अदनान का हाथ अपनी कमर पर से हटाया, जिसमें जरा मुश्किल लगी। फिर वो उठकर जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक बार फिर अदनान पर गई और कुछ सोचकर वो हल्का सा उसके पास सरक कर उसके माथे को चूम लेती है और शर्माते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रोसिक्यूटर, और फिर तुरंत वहां से शर्माकर भाग जाती है। इधर मदीहा अपना दुपट्टा संभाले नीचे उचकते कूदते आती हैं तो सब वही मौजूद थे। उसे आता देख सबके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। नाजिया जी उसके पास जाकर उसे सीने से लगाते हुए कहती है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक मेरा बच्चा। मदीहा उन्हें शुक्रिया कहती है तो शिफा जी आगे आकर उसका माथा चूमकर कहती है, वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, अल्लाह आपको खूब सारी खुशियों से नवाजे। ऐसे ही एक एक कर सबने उसे विश किया और खूब सारी दुआएं दी। तभी सोफिया दौड़ती भागती सीढ़ियों से उतर कर आई और मदीहा को हक करते हुए कहती है, मेरी जान हैप्पी बर्थडे। मदीहा भी उसे कस कर हक कर लेती है। तभी शिफा जी कुछ सोचते हुए मदीहा से पूछती है, बेटा अदनान कहाँ है? मदीहा, बड़ी अम्मी वो अभी सो रहे हैं। यह सुनकर सबको जरा हैरानी होती है क्योंकि वो हमेशा जल्दी ही उठता था। वहीं सहीर जी कहते हैं, सो रहा है पर वह तो हमेशा जल्दी उठ जाता है ना, और आज उसकी बीवी का जन्मदिन है और वो सो रहा है, यह कौन सी बात है भला? मदीहा, नहीं ताया अब्बू, उन्होंने तो मुझे रात में ही विश कर दिया था। वो दरअसल वो काफी देर तक कुछ केस की फाइल्स पढ़ रहे थे इसलिए लेट सोए। उसकी बात सुनकर सब उसे ही देख रहे थे और उसमें आया बदलाव किसी से छिपा नहीं। जो लड़की अदनान का नाम सुनकर चिढ़ जाती थी आज उसकी तरफदारी कर रही थी, उसे डिफेंड कर रही थी, और सबसे बड़ी बात आज उसके चेहरे पर अदनान का जिक्र होते ही मुस्कुराहट थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वरना अदनान के जिक्र पर तो वो हमेशा या तो गुस्सा हो जाती थी या मुंह बना लेती थी। इधर अदनान की आंख खुली तो खाली बिस्तर देखकर वो समझ गया कि वो उठ गई है, इसलिए वो भी फ्रेश होकर नीचे आता है तो सब हॉल में ही बातें कर रहे थे और मदीहा भी मुस्कुराते हुए बातों में मजे ले रही थी। वो नीचे आकर सबको सलाम करता है और वही सोफे पर बैठ जाता है तो सोफिया मुंह बनाते हुए कहती है, भाई यह क्या बात हुई? आज मेरी भाभी का बर्थडे था और आप इतनी लेट जागे, आपको तो सबसे पहले विश करना चाहिए था, वेरी बैड। यह सुनकर अदनान एक नज़र सोफिया को देखता है फिर वापस मदीहा को देखते हुए ही कहता है, एक बार अपनी भाभी से पूछा कि मैंने उन्हें अच्छे से विश किया या नहीं। उसके यह कहने पर सब उसे देखने लगते हैं तो वो शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है और उसे ऐसे खामोश देखकर अदनान कहता है, बताइए सोफिया की भाभी, मैंने आपको अच्छे से विश किया या नहीं? अगर आप खामोश रहेगी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मदीहा उसकी बातें सुनकर शर्म से गड़ी जा रही थी। अब उससे और वहां बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो फौरन उठकर हड़बड़ाते हुए कहती है, वो मेरा एग्जाम है ना, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बाकी सब उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। सोफिया शरारत से, भाई कहीं आपको भी तो मदद नहीं करनी तैयारी में? अदनान एक नज़र उसे घूर कर देखता है फिर कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी है, मदद तो करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो उठकर वहां से चला जाता है और बाकी सब मुंह खोले उसे देखते रह जाते हैं। खासकर सोफिया, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। इधर अदनान कमरे में आता है तो मदीहा वहां नहीं थी पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो अंदर है। यह देखकर वो खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, इज शी ट्राइंग टू इग्नोर मी? पर अब वो मदीहा के बाहर आने के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और फिर आधा घंटा बीत गया पर मदीहा बाहर नहीं आई तो वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर नोक करता है, कपकेक बाहर आओ, तुम क्या कर रही हो? अंदर से मदीहा घबराते हुए कहती है, वो मेरा हुक्म नहीं लग रहा है, आप अम्मी को या मदीहा को बुला देंगे प्लीज? उसकी बात सुनकर पहले तो वो जाने के लिए कदम बढ़ाता है पर फिर रुककर वापस दरवाजे के पास आता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो बंद नहीं है। यह देखकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वो पीठ कर उसकी तरफ खड़ी थी और हुक ना लगने के कारण उसकी खुली पीठ उसकी तरफ ही थी। यह देखकर वो एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ बढ़ता है
और उसकी प्रेजेंस फील कर मदीहा घबराते हुए कहती है, आप प्लीज अम्मी को बुला दीजिए। अदनान उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर उसके पास आता है और खुद उसका हुक लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, और इसी दौरान उसकी उंगलियां मदीहा की पीठ को छू गुजर रही थी। वो जैसे ही उसके हुक लगाता है वो फौरन वहां से जाने लगती है, पर अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और 1 सेकेंड में उसे दीवार से लगा देता है। अब हाल कुछ यह था कि मदीहा दीवार से लगी हुई थी और अदनान ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। वो घबराई हुई आंखों में उसे देख रही थी और अदनान आंखों में खुमारी लिए उसे देख रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, एच लेट मी फील यू। यह कहकर वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। वो अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए कहीं कहीं उसके जिस्म पर कुछ बूंदों के निशान थे और अदनान एक एक कर उसकी गर्दन पर उन्हीं निशानों को चूम रहा था। उसकी छुअन से मदीहा बुरी तरह कांप रही थी। वो घबराहट में कसकर अपना कुर्ता मुट्ठियों में पकड़ लेती है और उसे अपनी मनमानी करने लेती है, क्योंकि उसकी छुअन उसे बुरी नहीं लग रही थी, बस वो घबरा रही थी। मदीहा अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए कहीं कहीं उसके जिस्म पर कुछ बूंदों के निशान थे और अदनान एक एक कर उसकी गर्दन पर उन्हीं निशानों को चूम रहा था। उसकी छुअन से मदीहा बुरी तरह कांप रही थी। वो घबराहट में कसकर अपना कुर्ता मुट्ठियों में पकड़ लेती है और उसे अपनी मनमानी करने देती है, क्योंकि उसकी छुअन उसे बुरी नहीं लग रही थी, बस वो घबरा रही थी। पर अब अदनान को जैसे कोई होश नहीं था। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था। धीरे धीरे गर्दन से होते हुए वो उसके सीने पर आकर चूमने लगता है। मदीहा हड़बड़ाकर उससे दूर होने को हुई तो गलती से उसका हाथ शावर से लग गया और शावर स्टार्ट हो गया। अब वो दोनों बारिश में भीग रहे थे, पानी उन पर गिर रहा था, पर मदीहा बस कांप रही थी और अदनान मदहोशी जैसे उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। अदनान उसके सीने से होते होते दोबारा उसकी गर्दन पर आता है और उसे वेट किसेस देने लगता है। मदीहा से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो कहती है, अदनान जी प्लीज। आहा। उसकी सिसकी सुनकर अदनान जैसे होश में आता है और फौरन उससे दूर होता है। वो पूरी तरह से भीगी, खुद में सिमटी हुई सी खड़ी थी। आंखें, चेहरे पर घबराहट, शर्म और हल्का डर साफ झलक रहा था। भीगने के कारण उसके कपड़े पूरी तरह से उसके जिस्म पर लिपटे हुए थे। इस वक्त उसे देखकर अदनान अपना आपा खो रहा था। वो आज तक उसे खूबसूरत लगती आई थी, पर आज वो उसे हसीन तरीन लग रही थी। वो भीगा हुआ जिस्म उसके शरीर की खूबसूरती को दिखा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर अदनान का मन कुछ गुस्ताखियां करने का हो रहा था, पर वो जानता था कि मदीहा अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो घबराई हुई सी उसके सीने से लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अदनान खुद भी आंखें बंद करे उसे शांत कर रहा था। काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कुछ वक्त बाद अदनान उससे दूर होकर हल्का सा उसके माथे को चूम कर कहता है, तुम्हारी मंजूरी के बिना मैं कोई हद नहीं तोड़ूंगा। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और मदीहा बस अपनी जगह खड़ी रह जाती है। वो काफी देर तक उधर ही खड़ी रहती है। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने में बने अपने अक्स पर जाता है और सीधा उसकी नजर अपनी गर्दन पर जाती है, जहां कुछ निशान बने हुए थे। यह देखकर उसके गाल एकदम गुलाबी हो जाते हैं और आंखों में शर्म अपनी जगह बना लेती है। आज उसे अपने ही वजूद में शर्म आ रही थी, रंग चुकी थी वो अदनान के रंग में। बिल्कुल उसे खुद में से भी उसी की खुशबू आ रही थी। वो खुद से कहती है, यह कैसे एहसास है जो मुझे आपसे बांध रहे हैं। आपका छूना बुरा नहीं लगता बल्कि सुकून देता है। आज जरूरी से बनते जा रहे हैं मेरे लिए अदनान जी। कहीं मुझे फिर से तो मोहब्बत नहीं हो गई? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे पहले भी छोड़ दिया था। अब दोबारा मैं यह गलती नहीं कर सकती। वो काफी देर तक इन्हीं उधेड़-बुन में खोई रही। फिर कुछ देर बाद दोबारा नहाकर बाथरोब पहनकर उसने बाहर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर वो एकदम सुकून की सांस लेकर कमरे में आती है और सीधा चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद मदीहा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने बाल बना रही थी। उसने एक वाइन कलर का खूबसूरत सा पर सिंपल सूट पहना हुआ था। वो अपने बालों को संवारते हुए बस अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वही सोच रही थी।
तभी अदनान कमरे में दाखिल होता है। वो खुद भी ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही उसकी नज़र मदीहा पर जाती है वो उसके पास आता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, यह क्या पहना है तुमने? मदीहा जो अपने में खोई हुई थी उसकी आवाज से होश में आती है और अदनान को अपने इतने पास देखकर एकदम घबरा जाती है और दूर होते हुए कहती है, आप अब आए? अदनान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए, कपड़े बदल कर आओ, तुम यह पहनकर बाहर नहीं जाओगी, इवन तुम डार्क कलर पहनकर बाहर नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर वो नासमझी में कहती है, पर क्यों, अच्छा तो लग रहा है और मेरे पास तो ज्यादातर जोड़े डार्क कलर के ही हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझ पर, और यह ड्रेस तो अम्मी बर्थडे के लिए ही लाई थी। अदनान, वही तो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर डार्क कलर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी और के सामने अच्छी लगे, तो फिलहाल तुम यह कपड़े बदल कर आओ क्योंकि इसमें तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। और हाँ, यह बाल भी बांधो, कोई जरूरत नहीं है खुला रखने की, कॉलेज एग्जाम देने जा रही हो या फैशन शो में। मदीहा उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, अरे पर आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो अच्छे से जाने दीजिए, और वैसे भी मैं सिंपल ही तो लग रही हूँ, क्या मसला है? अदनान उसे एक नज़र घूर कर बिना कुछ कहे अलमीरा की तरफ जाता है और बहुत देर तक देखने के बाद एक बेहद सिंपल सा लेमन कलर का सूट लाकर उसे पकड़ाते हुए कहता है, यह पहनो तुम। मदीहा मुंह बनाते हुए, यह कलर मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं अच्छी नहीं लगूंगी इसमें। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, एग्जैक्टली दैट्स द पर्पस, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और को अच्छी दिखो, और स्पेशली तब जब मैं तुम्हारे करीब ना हूँ। मदीहा गुस्से में, और आप जो रोज शाहरुख खान बनकर घर से निकलते हैं उसका क्या मैंने कुछ कहा आपसे? मतलब आज करे तो रासलीला मैं करूं तो कैरेक्टर ठीला? वाह अदनान, व्हाट नॉनसेंस, मेरा वो ड्रेस कोड है, मुझे वही पहनना पड़ता है, और वैसे भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे देखें या ना देखें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना, तुम्हारी बात अलग है, समझी? हाँ, पर अगर तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है तो तुम जो चाहे पहनकर जा सकती हो, आई वुड नॉट माइंड। उसकी बात सुनकर मदीहा फंस जाती हैं और बिना कुछ कहे मुंह बनाते हुए उसके हाथ से कपड़े लेकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो उसे देखकर अदनान की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी खूबसूरत ही लग रही थी। अब भाई अदनान को समझाएं, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत ही लगेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुंह बनाते हुए पैर पटक कर आने के सामने आती हैं और अपने बाल संवारने लगती है तो वो उसे घूरते हुए कहता है, बाल बांधो चुपचाप। अब वो भी क्या करता, इसलिए उसे चुपचाप अपने बाल बांधने पड़ते हैं। स्पीच अदनान उसके पीछे खड़ा हाथ बंधे एकटक उसे तैयार होते हुए देख रहा था और बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ देर बाद वो तैयार होकर वहां से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर वो हल्का सा झुककर उसके लेफ्ट गाल को चूमते हुए कहता है, गुस्सा हो? मदीहा मुंह बनाते हुए, क्या फर्क पड़ता है आपको, मैं रूठूं या मर जाऊं? यह सुनकर अदनान को अभी तक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती है और वो उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस जाती है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, खबरदार जो ऐसे कुछ कहा तो ज़बान खींच लूंगा मैं तुम्हारी, समझी? अगर तुम्हारी सांसें चलना बंद हो गई ना तो मैं भी नहीं बेचूंगा, समझी? उसे ऐसे गुस्से में देखकर वो एकदम चुप हो जाती है। उसे खुद से डरता देख अदनान एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और उसे छोड़कर कहता है, नीचे जाओ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, पर आज तुम्हें खुद लेने आऊंगा, ओके? उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। मदीहा और सोफिया एग्जाम हॉल में पहुंचती है और अपने अपने एग्जाम रूम में चली जाती है। इधर अदनान की कार एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर रुकती है जो काफी सुनसान सी थी, वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो खाड़ी से बाहर उतरता है और अपनी आंखों से चश्मा उतारकर एक नज़र उस आंधी बनी हुई बिल्डिंग को देखता है और फिर बड़े स्टाइल से अपना चश्मा अपनी शर्ट में लगाकर अंदर जाता है। सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंचकर जब वो वहां जाता है तो वहां का माहौल जरा अजीब था। बीचों बीच कुर्सी पर एक आदमी के हाथ पैर बांधकर उसे बिठाया गया था। उसके मुंह में रुमाल डला हुआ था जिसके कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसे काफी वक्त से टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी हालत इस वक्त किसी पागल की तरह हो गई थी।
वही आसपास 4-5 हट्टे कट्टे बॉडी गार्डन टाइप लोग भी खड़े थे और साइड में ही जैद भी खड़ा था। अदनान चलते हुए उस कुर्सी से बंधे आदमी के पास आता है और उसी के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बड़े आराम से कहता है, और जिहान मियाँ खातिरदारी ठीक से हो रही है कि नहीं? उसकी मौजूदगी से ही जिहान की हालत खराब हो गई थी। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर यह मुमकिन नहीं था। ना तो वो हिल सकता था ना ही बोल सकता था। पर उसे ऐसे झटपटाते देख अदनान बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराकर कहता है, वैसे तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि खातिरदारी में कुछ कमी हुई है, और अगर हुई भी है तो यकीनन मेरे यहाँ से जाने के बाद वो कमी पूरी हो जाएगी। कितनी अजीब जिंदगी है ना। कहाँ 2 दिन पहले तुम सोच रहे थे कि यहाँ से निकाल कर सीधा न्यूयॉर्क जाओगे और कहाँ ऐसे रस्सियों से बंधे पड़े हो। अदनान यह सब कुछ मुस्कुराते हुए जरूर कह रहा था पर उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी और उसकी इसी मुस्कुराहट से जिहान को डर लग रहा था। वो बार बार अपना सिर हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर मुंह में रुमाल होने के कारण उसके शब्द हलक से बाहर नहीं आ पा रहे थे। पर उसे ऐसे बेचैन देखकर अदनान कहता है, लगता है तुम्हें ऐसे खामोश बैठकर अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, अब जब तुम हमारे मेहमान हो तो हमारा फर्ज बनता है तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो जैद को कोई इशारा करता है तो उसके इशारे को समझते हुए जैद आगे बढ़कर जिहान के मुंह से वो रुमाल निकाल लेता है और ऐसा होते ही वो जोर जोर से खांसने लगता है और किसी तरह अपनी सांसें नॉर्मल करने के बाद वो हकलाते हुए कहता है, क्यों लिए हो मुझे यहाँ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें लगता कि तुम्हारे मुर्दा बाप तक की हिम्मत है मेरा कुछ बिगाड़ने की? और रही बात तुम्हें यहाँ लाने की तो वो इसलिए ताकि तुम्हें जरा तड़पाया जा सके। अब ऐसी रूखी सूखी मौत अच्छी कहाँ लगती है? उसकी बातें सुनकर जिहान की हालत खराब हो रही थी। वो कांपते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। अदनान हंसते हुए, और यही है तो तुम्हारी गलतफहमी है, पर फिक्र ना करो मैं इसे जरूर दूर करूंगा, पर अभी नहीं। तुम्हें ऐसे अकेले में मारने में मजा नहीं आएगा। पता है मजा कब आएगा? जब मैं तुम्हें सबके सामने तुम्हारा भाई के सामने मारूंगा और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। और आई प्रॉमिस ऐसा जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। तब तक तुम मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट एंजॉय करो, बहुत किस्मत वालों को मिलता है यह। इतना कहकर वो बड़े स्टाइल से उठकर अपना चश्मा लगाता है और जैद को कुछ इशारा कर कर वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके कानों में जिहान की टूटी फूटी आवाज आती है, तो तुम क्यों कर रहे हो यह सब? क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं मेरे भाई को नहीं जानते तुम? छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें? अभी भी वक्त है। छोड़ दो मुझे। गलती कर रहे हो? अदनान उसकी तरफ मुड़कर कहता है, अदनान सिद्दीकी गलतियां नहीं करता बल्कि उन्हें ठीक करता है, जैसे मैं बहुत जल्द तुम्हें ठीक करने वाला हूं। और रही बात तुम्हारे भाई की तो जरा सब्र करो, तुम्हें ऊपर पहुंचाने के बाद कंपनी देने के लिए उसको भी भेज दूंगा। इतना कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। अदनान की यह साइड सबको देखने के लिए नहीं मिलती थी जितना वो अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव और मदीहा के लिए सॉफ्ट था। कहीं लोगों के लिए उसका एकदम उल्टा था। वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में नहीं बल्कि उनकी जिंदगी छीन लेने पर विश्वास रखता था। पर उसके इस डार्क साइड से जैद अजहर और कबीर के अलावा कोई वाकिफ नहीं था। इधर यूनिवर्सिटी में मदीहा आज भी मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर आई तो सोफिया और यास्मीन समझ गई उसका आज का एग्जाम भी बुरा नहीं गया है। वो तीनों पेपर डिस्कशन करते हुए बाहर आई, या यूं कहो कि पेपर डिस्कशन तो सिर्फ सोफिया और यास्मीन कर रही थी। मदीहा की नज़र तो यहाँ वहाँ आसपास किसी की गाड़ी की तलाश कर रही थी, पर जब उसे वहाँ वो शख्स नहीं दिखा जिसकी उसे तलाश थी तो वो खुद में चिढ़ते हुए कहती है, आज भी नहीं आए, मुझे ही उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। यह कहते हुए उसका चेहरा एकदम उतर गया था। यास्मीन की कार आ गई तो वो भी वहाँ से निकल गई और वो दोनों कुछ देर तक अपने ड्राइवर का इंतजार करने लगती है। सोफिया, अजीब बात है, अभी तक अमन नहीं आया लेने। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उनके सामने 2 कार आकर रुकती है। वो दोनों कार ही बड़ी लग्जरियस थी। पहली कार का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से अजहर बाहर आता है, और जब दूसरी कार का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से अदनान बाहर आता है, और वो दोनों ही सोफिया और मदीहा के पास आते हैं। अदनान को आता देख मदीहा की धड़कनें तेज हो जाती है
और उसका चेहरा लाल होने लगता है। वही सोफिया हैरानी से उन्हें देख रही थी और अब तक वो दोनों भी वहां पहुंच चुके थे। सोफिया, आप दोनों यहाँ? अजहर, हाँ, वो आज जल्दी काम खत्म हो गया तो सोचा तुम दोनों को पिक कर लूँ, फिर भाई भी रास्ते में मिल गए। अदनान ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक अपनी गहरी नज़रों से मदीहा को देख रहा था जो सोफिया के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। वो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर वहां से ले जाते हुए कहता है, देर हो रही है, घर जाना है। इतना कहकर वो उसे लेकर चला जाता है और सोफिया और अजहर बस देखते रह जाते हैं। पर मजाल है, जो अदनान को शर्म आए वो तो बड़े आराम से मदीहा को पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी लेकर निकल जाता है और वह दोनों उसे बस देखते रह जाते हैं। सोफिया, यह क्या था? अजहर, जो भी था भाई के स्टाइल में था, अब तुम भी चलो। इतना कहकर वो भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी के पास लाता है और उसे बैठाकर वो दोनों भी निकल जाते हैं वहां से। अदनान की कार में वो बड़े आराम से एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। उसने दूसरे हाथ से अभी भी मदीहा का हाथ थामा हुआ था जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर मुमकिन नहीं था। मदीहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, हमें घर जाना है, कब्रिस्तान नहीं। आपको चाहे अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा हो पर मुझे नहीं है। इतना कहकर वो दोबारा छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अदनान उसका हाथ और मजबूती से पकड़कर, अच्छा है ना, अगर मर भी गए तो साथ तो मरेंगे। मदीहा, आपका चाहे मरने का मन करता होगा क्योंकि आपकी अभी काफी उम्र हो चुकी है, पर मैं तो अभी भी जवान हूँ, मुझे नहीं मरना, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन। उसकी बात सुनकर वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी उम्र हो गई है। मदीहा सकपकाते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस कह रही थी ठीक से चलाएं जरा। अदनान, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? डर खत्म हो गया है मेरा? मदीहा, नहीं, मैंने सोचा जब सारी जिंदगी आपको झेलना ही है तो क्यों ना हंसकर झेलूं, वैसे भी रोते हुए मैं जरा कम खूबसूरत लगती हूँ। अदनान, अच्छा, और तुमसे किसने कहा तुम हंसते हुए खूबसूरत लगती हो? उसकी बात सुनकर वो चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अदनान मुस्कुराते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? अब वो क्या ही कहती, उसकी बात उस पर ही आ गई थी, इसलिए वो मुंह बनाकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। अदनान, पेपर कैसा था? मदीहा एक्साइटेड होकर, अच्छा था, आपको पता है मुझे सारे जवाब आते थे और सब कुछ आपके पढ़ाए हुए में से ही आया था। अदनान, गुड। उसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद उनकी कार हवेली के बाहर आकर रुकती है तो वो अंदर जाने लगती हैं, पर अदनान को ना उतरता देख पूछती है, क्या हुआ आप? चल नहीं रहे? अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसका सिर प्यार से सहलाते हुए, कुछ काम है, मैं अभी आता, थोड़ी देर में तुम जाओ। उसकी बात सुनकर वो गाड़ी से उतर जाती है और अंदर जाने लगती हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने सीधे हाथ की कलाई की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ से एक प्लैटिनम का बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था जिस पर बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा था कपकेक और साइड में एक छोटा सा चीज केक बना था। वो बहुत खूबसूरत और क्यूट लग रहा था। वहीं जगह जगह डायमंड भी लगे हुए थे। मदीहा अभी भी हैरानी से उस ब्रेसलेट को ही देख रही थी क्योंकि कार में बैठते वक्त वो उसके हाथ पर नहीं था, पर वो जानती थी कि यह कब और कहां से आया था। यह अदनान ने उसे पहनाया था, पर कब और उसे पता कैसे नहीं चला? शायद इसलिए क्योंकि वो इतनी देर से उसका हाथ पकड़े हुए था। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुराकर उस खूबसूरत से ब्रेसलेट को देखते हुए अंदर चली जाती है। शाम का वक्त। अदनान कुछ देर पहले ही घर आ गया था और फिलहाल अपने स्टडी में था। मदीहा नीचे सबके साथ बैठी हुई थी। वैसे तो आज उसका बर्थडे था, पर उसे इन सब में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी बचपन से ही, और कभी सिद्दीकी हवेली में धूमधाम से कोई बर्थडे बने भी नहीं। दरअसल कई सारे दुश्मनों के कारण हिफाजत के लिए उम्मीद मदीहा और सोफिया को शुरू से ही सबसे छिपाकर रखा गया था। बहुत कम लोग जानते थे कि सिद्दीकी हवेली में उनकी बच्चियां भी रहती हैं, इसलिए कभी उनका बर्थडे धूमधाम से नहीं बनाया जाता है और उन तीनों को भी यह सब फिजूल की चीजें नहीं पसंद थी। इसलिए जिसका भी बर्थडे होता उसके नाम से कुछ सदका दे दिया जाता था, चैरिटी, और घर में ही केक कटिंग के साथ एक छोटा सा फंक्शन हो जाता था।
नाजिया जी किचन से आते हुए मदीहा और सोफिया से कहती है, चलो लड़कियों खाना लगाओ जरा, फिर केक कटिंग भी करना है। मदीहा मुंह बनाते हुए, क्या अम्मी आज तो मेरा बर्थडे है और आप आज के दिन भी मुझसे काम करा रही है। नाजिया जी, ओ देखो तो जरा मैडम साहिबा की बातें, तुम रोज कौन सा काम करती हो, वो तो भाभी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा कर रखा है, मैं होती ना तुम्हारी सांस तो कसम से बताती तुम्हें। उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि किचन से शिफा जी आते हुए उन्हें डांटती है, खबरदार जो तुमने कुछ कहा मेरी बहू को तो नाजिया मैं बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहते हुए वो मदीहा को प्यार से गले लगा लेती है और मदीहा भी उनके गले लगते हुए भोला सा चेहरा बनाकर कहती है, ताई अम्मी देखो ना कैसे बातें सुना रही हैं, आपकी देवरानी, मुझे आज तो मेरा बर्थडे है। नाजिया जी उसे गुस्से में घूरते हुए, देखा भाभी आपने इसकी चोंच कितनी चलती है। शिफा जी, हाँ तो क्या गलत कह रही हैं, तुम भी तो उसे बस डांटती रहती हो, कभी प्यार से समझाया करो जरा, और कितनी छोटी है अभी वो। नाजिया जी, भाभी आप तो रहने दो, इसकी उम्र में अदनान पेंट में था आपके और यहाँ इससे एक काम ठीक से नहीं होता। शिफा जी, अरे वो पहले का ज़माना था, आज की बात अलग है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों भी बहुत जल्द नानियाँ दादियाँ बन जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मदीहा जो अभी तक एंजॉय कर रही थी, उसके चेहरा एक तक काला पड़ जाता है और वो हैरानी से सबको टुकुर टुकुर देखने लगती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिफा उसे बचा रही है या फंसा रही है। इधर सोफिया और उम्मीद मुंह दबाकर मदीहा की हालत पर हंस रहे थे। तभी अदनान साड़ियों से उतरकर उनके पास आता है और उसे आता देख सोफिया कुछ सोचकर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर सबके बीच लाते हुए कहती है, आइए भाई, आपकी ही फैमिली प्लानिंग हो रही है, अम्मी और चाची पूछ रहे हैं आज उन्हें नानी दादी बनाकर उनका प्रमोशन कब कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में खा जाने वाली नजरों से उसे घूरती है और अपने मन में सोचती है, सही कहते हैं लोग, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन हो सकती है। वाह बेटा सोफिया, दिखा दी तुमने अपनी दोस्ती। उसका चेहरा इस वक्त शर्म और गुस्से के कारण लाल हो गया था। वहीं अदनान, जिसका ध्यान और नजरें शुरू से ही उस पर थी, वो बिना किसी भाव के कहता है, कुछ काम अकेले थोड़ी ना किए जाते हैं, सामने वाले की मंजूरी और साथ दोनों की ही जरूरत होती है। उसकी बात किसी और को तो समझ नहीं आई थी, पर मदीहा का जरूर बुरा हाल हो गया था। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं केक कटिंग की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर वो सोफिया और उम्मीद का हाथ पकड़कर उन्हें भी जबरदस्ती खींचते हुए ले जाती हैं और उसकी इस हरकत पर नाजिया जी नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अदनान को जरा सब्र दे, आखिर इस अजूबे को जो झेलना है उसे। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती है किचन की तरफ। उनके जाने के बाद शिफा जी अदनान के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का थपथपाते हुए कहती है, उसे जरा वक्त दो और थोड़ा सब्र रखो, इस उम्र के फासले को पार करना उसके लिए आसान नहीं है। एक बार उसे सबकी आदत हो जाए तो वो संभल जाएंगी, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। अदनान, इंतजार की आदत है मुझे अम्मी, शुरू से ही। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर केक कटिंग करते हैं और मदीहा को बहुत सारी विशेस के साथ गिफ्ट्स भी देते हैं। सोफिया और उम्मीद ने मिलकर उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा कोलाज बनाया था। शिफा जी और सहीर जी ने उसे एक पेंडेंट दिया था और बाकी सब ने भी कुछ ना कुछ दिया था, पर अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो था अदनान। पर मदीहा को लगा कि उसने पहले ही उसे इतना खूबसूरत ब्रेसलेट दिया था। केक कटिंग के बाद सबने मिलकर खाना खाया तो आज सब कुछ मदीहा की पसंद का ही था। खाने के बाद सब कुछ देर लाउन में बैठे अदनान उनके साथ नहीं था, वो वापस स्टडी की तरफ जा चुका था और सब बड़े मिलकर बातें कर रहे थे और वहां अजहर, सोफिया, मदीहा, उम्मीद और रियान बैडमिंटन खेल रहे थे। कुछ देर के बाद खेलकर वो पांचों भी थक गए और फिर ज्यादा रात होने के कारण सब अपने अपने कमरे में चले गए। मदीहा भी सीढ़ियां की तरफ जाने लगती हैं कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है तो वो सीधा किसी के सख्त सीने से जा लगती है। वो हल्का सा सिर ऊपर कर देखती है तो यह अदनान था। मदीहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, भूतों की तरफ क्यों घूम रहे हैं? अदनान बिना कुछ कहे बस उसे देखता है, फिर एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके इस अचानक की हरकत पर घबराते हुए वो भी अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेटते हुए कहती है, यह क्या हरकत है? अल्लाह के शुक्र से मेरे पैर सही सलामत है, छोड़े मुझे।
अदनान उसे लेकर आगे की तरफ ले जाते हुए कहता है, अब इतने छोटे छोटे पैर हैं तुम्हारे तो मैंने सोचा क्यों ना जरा सर्विस दी जाए तुम्हें। मदीहा चिढ़कर, आप समझते क्या है खुद को, बस मेरा मजाक बनाना आता है, आपको कभी मेरी तारीफ भी कर लिया कीजिए। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, तारीफ तो मैं कर दूं पर तारीफ करने वाली कोई बात भी तो होना चाहिए ना, तो मैं अब देखो केवल तुम्हें खुश करने के लिए मैं झूठी तारीफें तो नहीं कर सकता, तुम जानती हो झूठ बोलना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मदीहा मुंह बनाते हुए, बहुत बुरे हैं आप। अदनान, थैंक यू। ऐसे ही हल्की फुल्की नोक झोंक में वो लोग बिल्कुल लास्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और अदनान अचानक एक कमरे के बाहर आकर रुकता है तो मदीहा नासमझी में कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा कमरा तो 4th फ्लोर पर है ना, इस फ्लोर पर तो कोई नहीं रहता। अदनान बिना कुछ कहे उसे नीचे उतारता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। तभी अचानक दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और अदनान का हाथ भी मदीहा के हाथ से छूट जाता है। यह महसूस करते हुए वो जरा घबराते हुए कहती है, कहाँ है आप? देखिए यह कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। आपको पता है मुझे अंधेरा नहीं पसंद। वो अब डर रही थी क्योंकि वहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और अदनान की भी कोई आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसकी हालत अंधेरे को देखकर ही बुरी हो चुकी थी, पर इससे आगे को कुछ कहती उससे पहले ही अचानक से लाइट चालू होती है और आसपास का हाल देखकर मदीहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। और होती भी क्यों नहीं, वहाँ आसपास की कहानी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बुक शेल्फ लगी हुई थी और सारी बुक शेल्फ में बहुत सारी रोमांटिक नोवेल्स रखी थी। यह सारी किताबें उन लेखकों के द्वारा लिखी गई थी जो मदीहा के फेवरेट थे। वहाँ हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किताबें रखी थी। यह अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत सी लाइब्रेरी थी। बीच में 2 बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे और चारों तरफ बड़ी बड़ी शेल्फ में सिर्फ किताबें ही किताबें, और हर किताब बिल्कुल वैसे थी जैसी मदीहा को पढ़ना पसंद थी। यह बिल्कुल वैसे था जैसे आपके लिए पॉकेट एफएम पर सारी नोवेल्स अनलॉक हो जाए और आपको बहुत सारी रोमांटिक आपकी पसंद की नोवेल्स पढ़ने को मिले। यकीनन आप बहुत खुश हो जाएंगे। एक लेखक के लिए या एक रीडर के लिए किताबों से अच्छा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ अदनान ने मदीहा को एक नहीं बल्कि लाखों किताबें दी थी। वो खुशी से मुस्कुराते हुए एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ घूमते हुए सारे शेल्फ को देख रही थी और बीच बीच में कुछ कुछ किताबें उठाकर भी देख रही थी। वो खुश होते हुए कहती है, यह सब कुछ कितना खूबसूरत है। यह आपने किया मेरे लिए? अदनान जो एक शेल्फ से टीका हाथ बंधे उसे ही निहार रहा था, उसकी एक्साइटमेंट देकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अब कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं तुम्हारे लिए यह सब कुछ करने, तो यकीनन मुझे ही करना था। अब शोहर हूँ, तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रखना तो फर्ज है मेरा। उसके जवाब ने मदीहा को एकदम खामोश कर दिया था। आज तक जिंदगी में मिलने वाले सभी तोहफों में यह तोहफा सबसे हसीन था। अगर अदनान उसे कोई ज्वेलरी की शॉप भी खरीद कर देता ना तो वह इतना खुश नहीं होती जितना अभी थी। और उसे पता था इन किताबों को इकट्ठा करने में अदनान को बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि यहाँ रखी हर किताब बिल्कुल वैसी थी जैसी मदीहा को पढ़ना पसंद था। और फिर यह सब कुछ इतना सीक्रेटली करना कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके घर में ही उसके लिए उसका शोहर एक लाइब्रेरी बना रहा है। ऐसे काम तो सिर्फ अदनान सिद्दीकी कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं थी। वो समझ रही थी यह सब कुछ काफी टाइम से चल रहा है, 1-2 दिन में यह सब करना मुमकिन नहीं था। अदनान उसके पास आकर पूछता है, पसंद आया? मदीहा मुस्कुराते हुए, बहुत, यह मेरी जिंदगी में मिलने वाला सबसे खूबसूरत तूफान। अदनान मुस्कुराकर उसे देखा है, फिर वही रखे एक कांच के टेबल से एक लैपटॉप उठाकर उसकी तरफ आकर उसे लैपटॉप को उसे देते हुए कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें कहानियां पढ़ने के साथ लिखना भी शुरू करनी चाहिए। ख्वाब है ना तुम्हारा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। मदीहा नम आंखों से उसे देख रही थी। केवल उसे ही पता था कि कितना कीमती था उसका यह ख्वाब, एक लेखक बनना। यह उसने तब सोचा था, तब उसे ठीक से पता भी नहीं था कि लेखक होता क्या है। बचपन से ही उसे कहानियों की जिंदगियां हकीकत की जिंदगी से बहुत पसंद थी उसे, क्योंकि कहानी में सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होता है, जैसा हमें पसंद वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन उसने अपने ख्वाब के बारे में सिर्फ सोफिया को बताया था। आज अदनान के मुंह से यह सब कुछ सुनकर वो हैरान भी थी और उसे खुशी भी हो रही थी कि यह इंसान उस पर इतना भरोसा कर रहा है
कि उसके ख्वाब को मुकम्मल करने में भी उसका साथ देने के लिए तैयार है। कभी कभी हमें जिंदगी में बहुत कीमती तोहफे नहीं चाहिए होते, अगर चाहिए होता है तो किसी का साथ, किसी का भरोसा। कभी कभी जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती है, पर कोई बस मुस्कुराकर हमसे कह देना कि वो हमारे साथ है, तो हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। मदीहा के साथ भी यही था। काश हम सब की जिंदगी में भी कोई अदनान सिद्दीकी होता, चाहे शोहर बनकर, चाहे भाई बनकर, चाहे दोस्त बनकर, चाहे बेटा बनकर, पर होता। मदीहा नमा आंखों से उसे देखते हुए ही वो लैपटॉप अपने हाथ में लेती है, फिर एक नज़र उस लैपटॉप को देखकर एकदम से उसके सीने से लग जाती है। वो बहुत इमोशन हो गई थी। अदनान भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर वापस टेबल पर रख देता है, क्योंकि उसे डर था वो लैपटॉप गिर ना जाए। मदीहा, थैंक यू इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। थैंक यू एक टॉक्सिक हस्बैंड न बनने के लिए। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए। वैसे तो मुझे आप बहुत घमंडी, बदतमीज, अकड़ू, चंगेज खान और जेलर लगते हैं, पर मैं इस बात से भी नहीं मुकर सकती कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बेटे और भाई, और फिर उन सबसे अच्छे हस्बैंड। अपनी तारीफ सुनकर अदनान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर उसे ऐसे ही सीने से लगाए रखने के बाद वह उसे खुद से दूर करता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अब जब मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। उसकी बात पर नदी है उसे नासमझी में देखने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं था जो वो उसे दे सकती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ पूछती, अदनान अपने सख्त होंठ उसके मुलायम होठों पर रख देता है और बड़ी शिद्दत से उसे चूमने लगता है। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, पर इस बीच अदनान बहुत बिजी था। मोहिनी के केस की हायरिंग डेट फिक्स हो गई थी, जो कि 2 दिन बाद की थी, तो इस पूरे हफ्ते में अदनान सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बिजी था, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ जिहान को सजा दिलाने नहीं, बल्कि मिर्जा का पॉलिटिकल कैरियर खराब करना भी था। मदीहा के भी एग्जाम आज खत्म हो गए थे। इस पिछले एक हफ्ते में ना तो अदनान उससे ठीक से मिल पाया था, ना ही दोनों के बीच कोई बात हुई थी। वो उसके सुबह सोकर उठने से पहले चला जाता था और रात में उसके सोने के बाद आता था, पर उसने मदीहा को सख्त हिदायत दी थी कि वो उसका इंतजार ना करे, क्योंकि वो कब आए कब जाए कुछ फिक्स नहीं था, और पिछले 2 दिन से तो वो आया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिर्जा ने भी बहुत कोशिश की मदीहा का पता लगाने की और इस केस को बंद कराने की, पर कोई फायदा नहीं था। यह दिसंबर का आखिर का महीना था, तो सर्दियों भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी और दिल्ली की ठंड की तो बात ही अलग थी। आज शाम 6 बजे मदीहा सोफिया के कमरे में बैठी अपनी कोई किताब देख रही थी, तभी सोफिया की नजर अनाया ही उसके हाथ पर जाती है और वो जोर से हैरान होते हुए चीखती है, आहा है। उसके ऐसे चिल्लाने पर मदीहा भी चौंक कर घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ डॉट? सोफिया हैरान होते हुए, यह क्या है तुम्हारे हाथ में डॉट? मदीहा नासमझी में अपने हाथ को देखते हुए, क्या है डॉट? कुछ भी तो नहीं है, खाली है मेरे हाथ। सोफिया उसके पास आकर उसके हाथ में पहनी अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह क्या है डॉट? कहाँ से आई तुम्हारे पास यह अंगूठी डॉट? यह वही अंगूठी थी जो अदनान ने उसे प्रोपोज करते वक्त पहनाई थी। उसके बाद घर आकर उसने वो उतार कर संभाल कर रख दी थी, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाना होता था, और आज जब उसके एग्जाम खत्म हो गए थे और अब उसकी कुछ दिन की छुट्टियां थी, तो उसने उसे पहन ली थी। मदीहा उसे घूरकर, क्या मतलब कहाँ से आई, याद नहीं तुम्हें? मैंने बताया था ना, तुम्हारे भाई ने मुझे अंगूठी देकर प्रोपोज किया था। यह वही अंगूठी है, मैंने सोचा कि अब से इसे रोज पहन कर रखूंगी। उसकी बात सुनकर सोफिया हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत कितनी होगी डॉट? मदीहा कुछ सोचते हुए, पता नहीं, दिखने में तो महंगी है, शायद 4 से 5 लाख की होगी। उसकी बात सुनकर सोफिया अपना माथा पीट लेती है और जल्दी से अपना फोन उठाकर उसमें कुछ सर्च करती हैं और मदीहा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, देखो इसे पागल लड़की। उसकी बात सुनकर मदीहा फोन लेकर जैसी ही देखती हैं, उसकी आंखें हैरानी से जैसे बाहर आने लगती है और उसके मुंह से निकलता है, या अल्लाह, $350 मिलियन। सोफिया, हाँ पागल लड़की, यह जो तुम अंगूठी पहनी हो यह कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, इसमें होप डायमंड यूज हुआ है। यह दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है, इसकी कीमत $मिलियंस में है।
उसकी बात सुनकर मदीहा एकटक अपनी खूबसूरत सी अंगूठी को देखने लगती है। उसे अंदाजा था कि यह थोड़ी बहुत महंगी होगी, पर यह नहीं पता था कि इतनी महंगी है। उसमें बीचों बीच लगा वो नीले रंग का डायमंड इतना कीमती होगा, इसका अंदाजा नहीं था उसे। उसका रिएक्शन कुछ अजीब ही था। सोचो, एक 19 साल की लड़की के हाथ में इतनी महंगी अंगूठी क्या ही करती वो अभी भी शॉक में थी कि तभी सोफिया खुश और एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओह माय गॉड मदीहा, मुझे नहीं पता था भाई इतने रोमांटिक है। यह अंदाजा था कि तुमसे मोहब्बत करते हैं, पर इस हद तक इश्क में तो सिर्फ शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मुझे नहीं पता था कि लोग हकीकत की दुनिया में भी ऐसी चीजें करते हैं। यह तो किताबों वाली मोहब्बत है मदीहा। सोफिया कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, पर मदीहा वो खामोशी से बस एकटक उस अंगूठी को देख रही थी। उसे इतना चुप देखकर वो उसे हिलाते हुए पूछती है, क्या हो गया है, कुछ बोलो भी तुम। मदीहा, वो मैं सोच रही थी कि अगर इसे बेच दूं तो कितने चिप्स के पैकेट और चॉकलेट आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर सोफिया उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो, फिर उसके सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी राय सुनने के लिए बावली हो रही थी। मदीहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वो दोनों कुछ और कहती तब तक उम्मीद वहां आकर कहती है, आप दोनों यहाँ बैठी हुई है, नीचे बड़ी ममानी और छोटी ममानी आप दोनों को बुला रही है, चले जल्दी किचन में हेल्प करने। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। सोफिया, चलो नीचे वरना अम्मी यहाँ आ जाएगी। मदीहा, तुम चलो, मैं अपने कमरे से दुपट्टा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है और सोफिया नीचे की तरफ। कुछ देर बाद मदीहा भी किचन में आती है तो वो दोनों मिलकर सैलेड काटने लगती है। उम्मीद का अलग पेपर था तो वो पढ़ रही थी। ऐसे ही बातों बातों में सब मिलकर डिनर तैयार करते हैं और फ्री होकर सोफिया और मदीहा हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठ जाती है। तभी अचानक सोफिया की नज़र दोबारा मदीहा को हाथ पर जाती है और वो जरा हैरान होते हुए पूछती है, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। मदीहा चौंकते हुए अपनी उंगली की तरफ देखती है तो वहां अंगूठी ना देखकर वो घबराते हुए कहती है, अभी तो यही थी, अब कहाँ चली गई। सोफिया, चली गई मतलब तुम्हें पता भी है ना वह अंगूठी कितनी कीमती थी, तुमने ऐसे ही कहीं पर रख दी क्या। मदीहा परेशान होते हुए, नहीं मैं कहीं पर नहीं रखी, मैंने तो पहनी ही हुई थी। सोफिया उसे डांटते हुए, अगर पहनी हुई थी तो अभी कहाँ पर गई। या अल्लाह, चलो जल्दी ढूंढो उसको। वो दोनों बड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ अंगूठी ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अंगूठी ना मिलते देख मदीहा की आंखें अब नमक हो चुकी थी। उसके लिए वो अंगूठी इसलिए कीमती नहीं थी क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कीमती थी क्योंकि वो उसे उसके शौहर ने इतनी मोहब्बत से दी थी और अब उसके खो जाने पर वो पैनिक करने लगती है। उसे ऐसे पैनिक होता देख सोफिया कहती है, तुम इस तरह परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे मिलकर। देखो, जब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में थी तब वो तुम्हारे हाथ में थी, उसके बाद ही वो खोई है, तो उसके बाद तुम जहाँ जहाँ गई हो हम वहाँ ढूंढते हैं। एक काम करो, तुम अपने कमरे में देखकर आओ, मैं हॉल में, किचन में और कॉरिडोर में ढूंढती हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा नम आंखों से ही हमें सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो दोनों मिलकर हर जगह अंगूठी देखता है पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। मदीहा वापस सोफिया के पास आकर इस बार लगभग रोते हुए कहती है, मैंने हर जगह पर देखा पर नहीं मिली। सोफिया परेशान होते हुए, यहाँ पर भी कहीं नहीं है, मैंने भी देखा। उसकी बात सुनकर मदीहा की उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है और वो जोर जोर से रोते हुए अटक अटक कर कहती है, मैंने गोदी उसे, उन्होंने कितने प्यार से दी थी मुझे। जब मैं एक अंगूठी नहीं संभाल पाई तो उनकी मोहब्बत कैसे संभाल पाऊंगी। मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती। अब मैं क्या करूं। सोफिया, लो तो इतनी महंगी थी। उसे ऐसे रोता देख सोफिया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर अब वो क्या ही कहती। उसे भी पता था कि नुकसान बहुत बड़ा है, फिर भी वो उसे शांत करते हुए कहती है, यार शांत हो जाओ, मिल जाएगी, फिक्र ना करो, घर में ही होगी। मदीहा रोते हुए, और अगर नहीं मिली तो उन्होंने इतने प्यार से दी थी, शादी के बाद का पहला तोहफा था उनकी तरफ से। सोफिया उसकी सिचुएशन समझ रही थी और उसने एक चीज और नोटिस की कि मदीहा को वो अंगूठी इसलिए प्यारी नहीं है क्योंकि वो महंगी है, बल्कि इसलिए प्यारी है क्योंकि वो अदनान ने दी है।
वो अभी रो ही रही थी कि तभी किचन से जमीला जी, नाजिया जी और शिफा जी भी आते हैं और मदीहा को ऐसे रोता देख तीनों परेशान हो जाती हैं। नाजिया जी उसके पास सोफे पर बैठकर पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शिफा जी, हाँ मदीहा बेटा क्या हो गया है? ऐसे क्यों रो रही हो? पर वो कुछ नहीं कहती बल्कि अब उसका रोना और तेज हो गया था। जमीला जी उसके सिर को सहलाते हुए, बच्चा क्या हुआ है, फुप्पी को बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो अभी भी कुछ नहीं कहती, बस रोए जा रही थी। यह देखकर नाजिया जी का दिल घबरा जा रहा था। वह दोबारा परेशान होते हुए उसका चेहरा हाथों में थाम कर पूछती है, बेटा बताओ तो क्या हुआ है? देखो अब मेरा दिल घबरा रहा है, किसी ने कुछ कहा है? कहीं दर्द हो रहा है? क्या हुआ है? वो अभी भी कुछ नहीं कहती। यह देखकर शिफा जी पास में खड़ी सोफिया को देखकर पूछता है, तुम खामोश क्यों खड़ी हो, बताओ भी क्या हुआ है? सोफिया पहले तो कुछ नहीं कहती पर फिर शिफा जी के गुस्से में पूछने पर सारी बात बता देती है, और जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे मदीहा का रोना बढ़ता जा रहा था और साथ में नाजिया जी का गुस्सा भी। पूरी बात खत्म हो जाते ही नाजिया जी मदीहा के सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए उसे डांट कर कहती है, या अल्लाह कैसी औलाद दी है, इससे खुद को तो संभाला नहीं जाता, एक हीरे की अंगूठी कैसे संभालेगी, वो भी इतनी महंगी। अदनान को भी क्या जरूरत थी मोहब्बत में दीवाना होकर इतनी महंगी अंगूठी दिलाने की, उसे पता है यह कुछ संभाल नहीं पाती। शिफा जी, नाजिया क्यों डांट रही हो बच्ची को, उसने जानबूझकर थोड़ी ना खोई है और यही कही होगी हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। और मदीहा बेटा तुम चुप हो, जो ऐसे रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सभी प्यार से उसे समझाते हैं पर वो चुप ही नहीं हो रही थी बल्कि उसका रोना तो बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर शिफा की एक गहरी सांस लेकर सोफिया को देखते हुए कहती है, बेटा अदनान को फोन करो, अब वही चुप कराएगा इसे आकर। उसकी बात सुनकर सोफिया हाँ में सिर हिलाकर अदनान को फोन करती है। इधर अदनान के ऑफिस में वो जैद के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। पहले तो वो इग्नोर करता है पर जब बार बार बेल बजती है तो एक नज़र कॉलर आईडी पर देखकर फोन उठाता है, पर इससे पहले वो कुछ कहता दूसरी तरफ की बात सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है और वो फोन काटकर वही टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी लेकर कोट उठाते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। जैद सर आप कहाँ जा रहे हैं? अदनान बिना उसे देखें बाहर जाते हुए घर बस इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और जैद देखता रह जाता है। एक कार सिद्दीकी हवेली के बाहर आकर रुकी और उसमें से अदनान बड़े रोब के साथ बाहर निकला और सीधा अंदर की तरफ जाने लगा। अंदर हॉल में पहुंचकर उसकी नज़र सबसे पहले वही सोफे पर खुद में सिमटी बैठी उस लड़की पर गई जो सुबक रही थी। उसका लाल चेहरा अदनान से इस बात की शिकायत कर रहा था कि वो जरूर काफी देर से रो रही है। बाकी सब भी वहीं उसके पास खड़े उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। सहीर जी, जमाल जी, रियान और अजहर भी अभी अभी कुछ देर पहले वहां आए थे और जब उन्हें उस अंगूठी की कीमत पता चली तो उन्हें भी अच्छा खासा धक्का लगा, पर अब क्या कर सकते थे, इसलिए वो सब भी मदीहा को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। अदनान की नजरें एकटक मदीहा पर थी जो सिर झुकाए बैठी थी। उसे ऐसे देखकर अदनान की रूह जैसे छन्नी हो गई थी। वो एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो उसे देखकर सब जरा साइड हो जाते हैं। मदीहा को भी जब किसी की मौजूदगी महसूस होती है तो वो नजरें उठाकर उसे देखती है और अदनान को सामने देखकर जो अभी तक उसका रोना कम हुआ था वो बढ़ जाता है और वो दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। वही उसके आंसू देखकर अदनान का चेहरा जो अभी तक सख्त था कुछ नरम होता है और वो बिना किसी की परवाह किए उसके पास जाकर वही सोफे पर बैठकर उसे सीने से लगा लेता है और ऐसा करते ही मदीहा और जोर से रोने लगती है। बाकी सब भी उन्हें ही देख रहे थे पर अदनान को कहाँ किसी की परवाह थी, उसे सिर्फ अपनी कपकेक से मतलब था जो अभी रो रही थी और उसे उसका रोना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। कुछ देर तक भी जब उसका रोना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ तो अदनान उसका सिर धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, ऐसे चे बस अब और नहीं, मुझे मेरी कपकेक रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझ पर तरस खाकर ही चुप हो जाओ प्लीज बच्चा। मदीहा उसके सीने से लगी उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए सुबकते हुए कहती है, मैंने आपकी दी हुई रिंग गुमा दी, आपने इतने प्यार से दी थी और वो खो गई। मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। वो खो गई।
अदनान, कोई बात नहीं, मैं नई ले आऊंगा, और वो रिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि उसके लिए मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकले। मदीहा उसकी महंगी ब्रांडेड शर्ट से नाक पोंछते हुए कहती है, पर वो इतना महंगी थी, आप अगर मुझे बेंच भी दोगे तब भी इतने पैसे नहीं आएंगे। अदनान उसे खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा भला, इतने इंतजार और दुआओं के बाद मिली हो मुझे, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तुम, मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें हिफाजत से रखना है, मैंने बेचना नहीं है, कोई चीज थोड़ी हो तुम, और यह रिंग तब तक ही कीमती थी जब तक तुम्हारे हाथ में थी, मेरे लिए उसकी कीमत तुमसे थी, समझी। मदीहा जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी चिढ़ते हुए कहती है, आप तो रहने दीजिए, आपको पता भी है इतने पैसों में कितने चिप्स के पैकेट आ जाते, और मेरी तो गुल्लक में भी इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको वापस कहाँ से दूंगी, पता भी है आपको $360 मिलियन में कितने जीरो आते हैं। अदनान नागवारी में उसे देखते हुए, कितने? मदीहा, अरे मुझे क्या पता, मेरी तो मैथ्स वैसे ही कमजोर है, आपने ही जबरदस्ती इतने मुश्किल सब्जेक्ट दिलाए हैं, मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे। सब लोग मदीहा की बिन सिर पैर की बातें सुन रहे थे और सबको समझ आ रहा था कि यह लड़की मासूम नहीं बेवकूफ है, और नाजिया जी का तो दिल चाह रहा था कि 2-3 चपेट लगाएं अपनी इस बेगैरत औलाद में। वो उसे डांटते हुए कहती है, यह क्या तरीका है बात करने का, मदीहा शौहर है वो, तुम्हारा इज्जत से बात करो। मदीहा उनकी डांट पर मुंह बनाते हुए कहती है, अम्मी सच बताइए, मैं आपकी सगी औलाद हूं ना, कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में उठाकर तो नहीं लाई मुझे, या फिर अडोपट किया हो। नाजिया जी उसे घूरते हुए, नहीं बेटा, अगर अडोपट करना होता तो जरा अच्छी औलाद को करती, ना कि तुम्हारी तरह निकम्मी औलाद को। उनकी बात सुनकर मदीहा का मुंह देखने लायक था और बाकी सब की हंसी छूट जाती हैं, पर सबने यह भी गौर किया कि अब मदीहा चुप हो चुकी था। यह देखकर शिफा जी कहती है, चलो अब डिनर का टाइम हो गया है, और अदनान बेटा तुम भी जरा फ्रेश हो जाओ। उनकी बात सुनकर अदनान भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है अपने कमरे की तरफ। वो कमरे में आकर अलमीरा से कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है, तभी उसकी नज़र वॉश बेसिन के पास रखी कुछ चमकती हुई चीज पर जाती है, और उसे 1 मिनट नहीं लगता समझने में यह क्या है। नीचे हॉल में सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, बस अदनान अभी तक नहीं आया था। कुछ देर में वो भी वहां आता है और मदीहा के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है, और मदीहा का हाथ अपने हाथ से लेकर उसकी उंगली में वही अंगूठी पहनाता है जो उसने खोई थी। वो अंगूठी देखकर मदीहा खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहती है, यह आपको कहाँ मिली? अदनान उसके प्लेट में खाना सर्व करते हुए वॉश बेसिन के पास से। उसकी बात सुनकर मदीहा को याद आता है कि वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम गई थी और उसने अपनी अंगूठी वही छोड़ दी थी और बाद में पहनना भूल गई, पर फिर भी अंगूठी मिलने पर सब लोग खुश थे। नाजिया जी, अब कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की, अपने पास संभाल कर रखो वरना तुम फिर खो दोगी। अदनान, कोई बात नहीं है चाची, उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, अगर खो भी देगी तो मैं दूसरी ले आऊंगा। इस बात पर मदीहा जीप चढ़ाते हुए नाजिया जी को देखती हैं और वो उसे एक गुस्से वाला लुक देती है। इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होती, पर हाँ एक चीज सबको समझ आ गई थी कि अदनान के लिए मदीहा से बढ़कर कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातों के बीच सब अपना अपना डिनर फिनिश करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मदीहा को नाजिया जी ने अपने पास रोक लिया था ताकि वो किचन समेटने में उनकी कुछ मदद कर सके, और बेचारी मदीहा को भी जबरदस्ती रुकना पड़ता है। कुछ देर में किचन समेटने और नाजिया जी के ताने सुनने के बाद जब वो वापस अपने कमरे में जाती है तो सबसे पहले उसकी नज़र अदनान पर जाती है, जो बेड क्राउन से टिके आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत थकान थी, वो 2 दिन से घर नहीं आया था और मदीहा को पता था जरूर इन पिछले 2 दिनों में उसने आराम भी नहीं किया होगा। अदनान का मानना था कि आराम हराम है, जितना हम आराम करते हैं उतना हमारा फोकस काम से दूर भागता है, और उसका यही वर्कहोलिक जेस्चर मदीहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो आहिस्ता से उसके पास जाती है तो उसकी करीबी महसूस करते हुए अदनान अपनी आंखें फौरन खोल लेता। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ढकी हुई लग रही थी। यह देखकर वो जरा फिक्र के साथ कहती है, आप ठीक है? कॉफी लाऊं आपके लिए? अदनान उसकी फिक्र पर हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींचता है, जिससे वो सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और उसकी इस हरकत पर जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? अदनान उसकी गर्दन में सिर खुसाते हुए कहता है,
तुम बस कुछ देर पास बैठ जाओ, तुम्हारी करीबी ही मेरी थकान दूर कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा चुपचाप बैठ जाती है और फिर कुछ सोचकर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो फौरन उसकी गोद से उठकर ड्रेसिंग के पास जाने लगती है। तो अदनान जरा नाराजगी से कहता है, कहाँ जा रही हो, बैठो ना पास में थोड़ी देर। मदीहा बिना कुछ कहे हेयर ऑयल की बोतल उसके पास लाकर वही बैठते हुए कहती है, अब देखना मैं अभी आपकी थकावट दूर करती हूँ। अदनान कुछ कहता उससे पहले ही वो बोतल से थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेकर उसके बालों में लगाने लगती हैं। अदनान, क्या कर रही हो तुम, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसकी स्मेल। मदीहा मुस्कुराते हुए, जरूरी नहीं है कि हर अच्छी चीज हमें पसंद है, अब आपको देख लीजिए, मुझे आप बिल्कुल नहीं पसंद पर मेरे लिए जरूरी तो है ना आप, वैसे ही आपको अभी एक अच्छी सी चंपी की जरूरत है, और देखिए जरा कितने रूखे बाल हो गए हैं आपको पता है जब आप यूनिवर्सिटी आते थे ना मुझे छोड़ने, कभी कभी तो लड़कियां ना आपके बालों की दीवानी थी। अदनान ऐसे ही चुपचाप उसकी बकबक सुन रहा था और वो बस बोले जा रही थी। चंपी होने के बाद अदनान को भी लगा कि उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अब रात भी बहुत हो गई थी और आज के लिए ड्रामा भी, तो फिर वो दोनों भी उसके बाद सीधा हो गए गहरी नींद में। सुबह मदीहा सोकर उठी तो अदनान नहीं था, उसे लगा कि शायद वो आज भी चला गया होगा, इसलिए वो मासूसी से उठकर बैठ गई। इन बीते दिनों वो बहुत बिजी रहता था और उसे वक्त नहीं दे पाता था, जो कहीं ना कहीं उसे अखर रहा था, पर वो रह भी जानती थी कि उसका काम जरूरी है। वो ऐसे ही भुंजे मन के साथ उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर में जब बाहर आती है तो उसने एक ब्लैक कलर का अनारकली पहना हुआ था। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर कंघी उठाती है और ऐसे ही बाल सुलझाकर एक मेसी बन बनाकर कंघी को वही पटक देती है। आज उसका कोई बन नहीं हो रहा था सजने संवरने का। वो वैसे भी सादगी पसंद थी, पर निकाह के बाद थोड़ा बहुत तो सज भी लेती थी, पर आज तो उसका वो भी मन नहीं हो रहा था। वो ऐसे ही मायूसी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है, पर सामने ध्यान ना होने के कारण सीधा किसी के चौड़े सीने से जा टकराती है। और यह होते ही उसे एक गहरी आवाज सुनाई देती है, जिस दिन तुम देखकर चलना सीख जाओ मेरी जिंदगी की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। यह आवाज सुनकर वो फौरन नजरें उठाकर देखती है तो यह अदनान था। उसे देखकर वो जरा खुश और हैरान होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदनान उसके सवाल पर अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम किसी गहरी नींद में जागी हो, जरा अपने इस कमजोर दिमाग पर जोर डालो तो तुम्हें याद आएगा यह मेरा ही कमरा है, तो ऑब्वियसली मैं यही होऊंगा। उसके जवाब पर वो जरा झेंपते हुए कहती है, नहीं वो आप आज गए नहीं अपने ऑफिस? अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए, नहीं आज मेरे अपनी बीवी के साथ कुछ और प्लान्स है। यह सुनकर वो जरा पीछे होते हुए हड़बड़ाकर कहती है, कैसे प्लान्स? उसकी घबराहट समझते हुए अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उससे दूर होकर कहता है, फिक्र ना करो, जो तुम्हारे उल्टे दिमाग में चल रहा है वैसे प्लान्स नहीं है, उसमें अभी वक्त है, फिलहाल हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, सो गेट रेडी। मदीहा उसकी बात सुनकर जरा हैरान होती है, क्योंकि अदनान को शॉपिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और आज वो खुद कह रहा है चलने को। मदीहा, आप और शॉपिंग? मजाक का मूड है आपका? अदनान दोबारा उसके ऊपर झुकते हुए शरारत से, मूड तो किसी और चीज का है, पर अफसोस मेरी बीवी अभी कुछ ज्यादा ही मासूम है, और रही बात शॉपिंग की तो सोचा अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त बिता लिया जाए। आखिर इतनी मायूस जो थी तुम इस एक हफ्ते में, क्योंकि वक्त नहीं दे पाया तुम्हें, और सोफिया और उम्मीद को भी जाना था, तो दैट्स वाई। मदीहा यहाँ वहाँ देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदनान, ओह ठीक है, फिर मैंने फिजूल में तुम्हारे बारे में सोचा, मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ, वैसे भी परसों कोर्ट हायरिंग है। इतना कहकर वो उसके साइड से निकाल कर जाने वाला होता है कि मदीहा फौरन इसकी बाजू पड़कर कहती है, क्यों? पर अब जवाब आपने छुट्टी बना ही ली है तो चलते हैं ना, मुझे भी कुछ सामान चाहिए था और सोफिया और उम्मीद को भी तो जाना है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मिस किया, वो तो बस मैं उनके लिए कह रही हूँ, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उसकी बात पर वो मुस्करा उठा, उसे पता था उसकी बीवी भले ही है पिद्दी सी, पर ईगो उसमें बराबर का भरा हुआ है, इतनी आसानी से वो अपनी फीलिंग्स मानेगी थोड़ी ना। पर अदनान को भी पता था कि उससे कैसे कन्फेशन करवाना है।
मदीहा वहां से तैयार होने जाने वाली थी कि अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसके बालों का बना जुड़ा खोलते हुए उसके लंबे बालों को ठीक से सेट करते हुए कहता है, ऐसे ही प्यारी लग रही हो, ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, इतने में ही तुम मेरी जान ले लोगी। मदीहा, पर आपने तो कहा था कि घर के बाहर बाल ना खोलूं। अदनान, वो तो तब के लिए है जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, वरना जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसका मुंह तोड़ने के लिए मैं हूं ना। उसकी बात पर वह उसे हैरानी से देखती है, फिर कुछ सोचते हुए दोबारा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर भी मुझे पैसे तो लेकर आने दीजिए। अदनान अपनी तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे साथ चलता फिरता एटीएम जा तो रहा है, फिर तुम्हें कौन से पैसों की जरूरत है, तुम सिर्फ अपना वक्त खर्च करो, पैसे खर्च करने के लिए मैं हूं ना। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है। वहां सब लोग पहले से ही मौजूद थे और सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। सोफिया, उम्मीद, रियान, अजहर, मदीहा और अदनान वो सारे जाने वाले थे शॉपिंग। दरअसल बात यह थी कि अदनान के साथ शॉपिंग जाना यानी कि खूब सारे पैसे उड़ाना, क्योंकि सारा खर्चा वही करता था, पर वो बहुत कम ही उन्हें ऐसे लेकर जाता था। वो लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि वहां मुस्कुराते हुए यास्मीन आती है। उसे देखकर शिफाजी मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे बेटा, आप आज इतने दिनों बाद आई। यास्मीन कुछ कहती उससे पहले ही सोफिया कहती है, अम्मी दरअसल मैंने बुलाया है, मैंने सोचा हम सब शॉपिंग पर जा रहे थे तो यास्मीन भी चले हमारे साथ। नाजिया जी मुस्कुराते हुए, हाँ बहुत अच्छा किया बेटा, तुम भी नाश्ता करके नहीं आई होगी, जाओ रिहान के बगल में बैठ जाओ और हमारे साथ नाश्ता करो, ठीक है। उन्होंने इतने प्यार से कहा था कि वह मना नहीं कर पाई और मुस्कुराते हुए रियान के बगल में जाकर बैठ जाती है। वही उसे अपने बगल में बैठता देख रियान बड़बड़ाते हुए कहता है, लो इतनी मनहूस शक्ल देख ली, सुबह सुबह आज का दिन लगता है बहुत बुरा जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। उसने कहा तो बहुत ही रहता, पर यास्मीन के कान तक उसकी आवाज पहुंच गई और वह भी बड़बड़ाते हुए उसे सुनाकर कहती है, देखकर कहीं किसी ट्रक के नीचे आकर मर ना जाओ तुम। उसकी बात सुनकर वो उसे एक नज़र घूर कर देखता है और फिर नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद नाश्ते के बाद वो लोग मॉल के लिए निकलने लगते हैं। मदीहा और अदनान एक कार में थे, दूसरी कार में सोफिया और अजहर और तीसरी कार में रियान, उम्मीद और यास्मीन। अब कपल्स को थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए रियान और यास्मीन को साथ जाता पड़ रहा था मजबूरन। वो तीनों कार एक के पीछे एक जा ही रही थी कि तभी सिग्नल रेड होने के कारण अदनान की कार को रुकना पड़ा, बाकी की कार आगे निकल गई थी। मदीहा खिड़की से बाहर आसपास लगी गाड़ियों को देख रही थी और अदनान वो बीच बीच में उसे देखता और फिर सामने की तरफ, तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़ी काम पर जाती है। वो उस तरफ देखता है तो उस कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा एक नौजवान जिसकी उम्र करीब 23 से 24 होगी, वो मुस्कुराते हुए मदीहा को ही देख रहा था। मदीहा का ध्यान तो उस पर नहीं था, पर बदकिस्मती से अदनान की नज़र उस लड़के पर पड़ गई थी और मदीहा पर किसी और की नज़रें देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो थोड़ा सा झुककर मदीहा की तरफ की खिड़की फौरन बंद कर देता है। यह देखकर मदीहा चौंकते हुए कहती है, क्या हुआ, मुझे बाहर देखना था। अदनान, बाहर बहुत गंदगी है इसलिए तुम्हें वहां देखने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो आगे कोई बहसबाजी नहीं करती और अपना फोन चलाने लगती हैं। पर अदनान की नजरें अभी भी उसी कार पर थी जहां वो लड़का अब मदीहा को देख तो नहीं पा रहा था, पर वो अभी भी उसे देखने की कोशिश जरूर कर रहा था और यह देखकर अदनान का माथा ठनक जाता है। वो कुछ सोचकर अपनी सीट बेल्ट खोलने लगता है तो मदीहा पूछती है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं। अदनान उसका सिर सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर, कुछ नहीं, मैं बस अभी आया, तुम कार से बाहर नहीं आओगी, ओके। उसकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिलाती है और अदनान कार से उतरकर दरवाज़ा ठीक से बंद कर बाहर जाता है और कार से उतरते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कठोर हो जाते हैं। वो सीधा चलते हुए दूसरी तरफ जाता है जहां दूसरी कार पार्क थी और उसके कांच के सामने जाकर हल्का सा झुककर उस लड़के को देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें पता है कि बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। अपने सामने किसी अनजान शख्स को देखकर, वो भी अदनान जैसे सख्त पर्सनालिटी वाले बंदे को देखकर, पहले तो वो लड़का जरा घबरा गया, फिर उसके सवाल पर उसे नासमझी में देखते हुए पूछता है, जी मतलब। अदनान अपनी सख्त आवाज में
अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे शरीर की हड्डियों का नंबर डबल कर दूं या तुम्हारी आंखें ना निकाल लूं तो चुपचाप यह नजरें सामने रखो। अगर दोबारा मैंने तुम्हारी नजर मेरी बीवी पर देखी तो तुम कुछ और देखने लायक नहीं बचोगे। इतना कहकर वो एक आखिरी बार उस लड़के को घूरते हुए वहां से चला गया और वो लड़का बस डरते हुए उसे देखता रह गया। अब भाई हमारे अदनान मियां की पर्सनेलिटी ही कुछ ऐसी थी, बोले तो एक नंबर बिल्कुल गजब, और बात जब उनकी बीवी की आती थी तो वो इस दुनिया के सबसे पोजेसिव बंदे बन जाते थे। इधर अदनान वापस आता है तो मदीहा उससे उसके जाने की वजह पूछती है, पर वो काम का कहकर उसे शांत कर देता है और अब तक ट्रैफिक भी खाली हो गया था तो वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं।